ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हेनेवर दिस टाइम। ऑफ कोर्स शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। देखो, जो आज का पेपर 2 का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि देखो मेरे क्वेश्चंस आ गए, मैंने क्वेश्चन करवाया था, राइट। मेरा पर्पस ये है कि क्वेश्चन को लेवल को एनालाइज किया जाए और अपने प्रिपरेशन को लेवल को देखा जाए, राइट, कि व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग नाउअडेज, या जो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, राइट। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, और जो क्वेश्चन का इसल का लेवल आया, राइट, वो उसमें कितना अलाइनमेंट है या कितना गैप है, राइट, या किस लेवल तक अलाइनमेंट है ना, फर्दर तक जो रिमेनिंग गैप है, हाउ वी विल बी एबल टू फुलफिल। तो जब तक हम लोग डायरेक्टली सिलेबस को नहीं जानेंगे, हर माइक्रो टॉपिक पे जो क्वेश्चन आने का ट्रेंड है वो नहीं जानेंगे, then there will be problem into our जो प्रिपरेशन एंड जो हमारा डिजायर्ड गोल है यूपीएससी लेवल पे जो आंसर राइटिंग करने का, वो तो मेरा ये पर्पज है कि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करके, बहुत डीप एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, बट विल डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट जो हमने प्रिपरेशन किया है। कुछ क्वेश्चन वहां से आए हैं तो उस पर हम लोग थोड़ा हैप्पी होंगे कि चलो भाई हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है, तो दैट इट इज हेल्पिंग अस, बट जो गैप है उसको और हम लोग फुलफिल करेंगे, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मेरी राइटिंग पेन देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। एक सेकंड में राइटिंग पेन कैसे चलाऊंगा। राइटिंग पेन के लिए मुझे क्या ऑप्शंस है, तो डिस्टर्ब नहीं करता हूँ ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज ए नीड। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अपने जो लोग अपने घर में हैं, जो लोग आप सभी लोग देख रहे हो, अपने वॉइस को म्यूट कर दो उधर से, क्योंकि उधर से जो वॉइस आपकी आएगी तो डिस्टर्बेंस होगा, राइट, अदर लोगों को, राइट ना। तो अपने वॉइस को उधर से बैकडोर से आप लोग म्यूट कर दो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज a नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कमेंट करना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है सर, मॉक से ही क्वेश्चन है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। मैंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से मैंने क्वेश्चन करवाया है, आरपीए पे भी करवाया है, राइट। तो एक्चुअली देखो, अभी कल भी जो हम लोग न्यूज डिस्कस किए थे, कल जो फ्राइडे को न्यूज डिस्कस किए थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वहां के स्पीकर से, राजस्थान के स्पीकर से भी पूछा था कि भाई आप उनका, हालांकि वो एंटी डिफेक्शन लगा इसको, राइट ना। तो ये हमारा अंडर द रिप्रेजेंटेशन आरपी एक्ट के तहत है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो आप लोगों को पता है कि देयर इस प्रोसीजर में जो अभी प्रेजेंट प्रोसीजर है, इट टेक्स टू मच टाइम, और इतना होता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत इलेक्ट होके आते हैं, राइट, रिप्रेजेंटेटिव, वो तब तक उनका इलेक्शन भी निकल जाता है, राइट, उनके खिलाफ एक्शन लेते, राइट ना। तो इस वाले को चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन का भी जो 20 पॉइंट लास्ट ईयर जो वो आया था, रिकमेंडेशन आया था, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की गई, राइट। इसमें ये भी रिकमेंडेशन किया गया है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट किया जाए टू डील विद दिस जो करप्ट प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो हमारे जो लेजिस्लेचर चले आते हैं, राइट, उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी वो एक बिल आया था कि जो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए, हालांकि वो अभी पेंडिंग है, उसमें कोई फाइनलाइज होकर नहीं आ पाया। तो ये उसमें इशू था जो जिसमें इसमें इसको आपको डिस्कस करना था। तो ठीक है, प्लस इसमें सेकेंड एआरसी का भी रिपोर्ट है जिसको आप लोग डिस्कस कर सकते हो इसमें अपने आंसर में, ठीक है ना। सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट स्पेसिफिकली करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए बात करता है, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है। इसको करो कैसे, चैप्टर 2 जो है, पुनीत का कॉल आ रहा है, मैं उठा लूं क्या? पुनीत अभी मेंस लिख रहा है, उसको मैं जस्ट एक सेकंड बोल देता हूँ। हाँ पुनीत, अभी ये मैं डिस्कशन ही ले रहा हूँ पेपर 2 का, अभी आपको कॉल बैक करूँ इसके बाद, देख, है ना। हाँ, कैसा रहा पेपर, ठीक है ना? ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो पुनीत मेंस लिख रहा है, फ्रेशर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका, मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये सारे आपको आइडिया जिसमें आपने है उसमें आपको मेंशन करने थी इस आंसर में। बेसिक स्टैटिक पोर्शन इसका है जो आपका चैप्टर नंबर 72 है, जिसमें इलेक्टोरल लॉ की बात की गई, राइट। तो वहां से बेसिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स में जितने सेकेंड आरसी का रिपोर्ट है, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अगर मैंने विजन आईएएस का मटेरियल मैंने शेयर किया था, अगर आप लोग वहां से पढ़े होते, ओके, तो ये जो सेक्शन 8 है स्पेशली जो है, जो आपका करप्शन को डील करने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को डील करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे, तो उस मटेरियल में बहुत ढंग से लिखा हुआ था ये वाला पोर्शन, ठीक है ना।
तो रिसेंट एग्जांपल्स एंड वे आउट। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट है, स्टैटिक नॉलेज प्लस जो ऑन गोइंग हमारा जो कंटेम्प्रेरी इश्यू इंडिया का, अगर लेजिस्लेशन, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करें, इलेक्टोरल लॉ की बात करें, तो ये प्रिवेलिंग कंटेम्प्रेरी इश्यू सिंस द फर्स्ट हमारा जो हमारा इलेक्शन इंडिया में हो तब से ही प्रॉब्लम है, और इस पे काफी लेंदी प्रोसेस होता है, जब तक डेट पे डेट आती रहती है, और वो तब तक उसका चुन के 5 साल निकल भी जाता है, राइट। तो इसको फास्ट करने की बात की गई है, इस क्वेश्चन में पूछा है, वही आपको सारे रेफरेंस देने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग रीड करिए। रिसेंट अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डिस्कस। ये क्वेश्चन कितने लोग का टफ लग रहा है मुझे बता दो आप लोग। लास्ट ईयर 2019 के जून जुलाई में, आई थिंक, जहां मुझे टाइम याद आ रहा है, आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसमें जो सीआईसी है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अदर बॉडीज का, जो उनका जो है क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड सैलरी पे, है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग किसका रहेगा? वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गया, उसमें सेंटर विल डिसाइड, है ना, सैलरी एंड जो है उसका अपॉइंटमेंट। और इस पे काफी लेकर डिबेट हुआ था नीच में, राज्यसभा चैनल पे भी डिबेट इस पे आया था, राइट। आपके न्यूज मैगजीन में क्रिटिकल एनालिसिस करके आया था कि उसके इंडिपेंडेंसी पे क्या इंपैक्ट आएगा। डेफिनेटली उसका उनके इंडिपेंडेंसी इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना। जो न्यूट्रलिटी है, जो है ना, नॉन पार्टिसान रोल है, वो इंपैक्ट होगा डेफिनेटली, क्योंकि सेंटर को उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहेगा। और जो पहले आरटीआई एक्ट में क्या था कि 5 साल का आपका सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी टेन्योर था 65 ईयर तक। अब वो जो सिक्योर है टेन्योर का, वो नहीं रहेगा, तो उसके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पे, इम्पार्शियल जो डिसीजन मेकिंग पे, नॉन पार्टिसान जो रोल होगा, दैट विल बी डेफिनेटली इंपैक्टेड। तो आपको क्या करना था, इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे उसके प्रोविजंस लिखने थे, और उसके जो कुछ गुड आइडिया, जो कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए थे, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो लिखना था, प्लस चैलेंजेस लिख के वे आउट आपको लिखना था इस आंसर, राइट। दिस रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लॉजिक की बहुत मेजर जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएगा, राइट ना। आगे चले। Question number 3. How far do you think cooperation, competition, and confrontation have shaped nature of federalism in India? Cite some recent examples to validate your answer. किसको क्वेश्चन टफ लग रहा है ये मुझे बता दो। जानते हो जो क्वेश्चन का जो हमारा स्टैटिक जो पोर्शन है, वॉइस सबको मिल रही है ना? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अब देखो इसमें तीनों एंगल पे आपको डिस्कस करना था। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के साथ साथ अपना माइंड अप्लाई करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो ये कन्फ्रंटेशन, सॉरी, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन, ये तीनों, कोऑपरेशन ज्यादा था, बस कंपटीशन कन्फ्रंटेशन कम था। जब तक हमारी कंट्री में 1967 तक स्पेशली, जब टोटल सेंटर और स्टेट में हमारी सेम गवर्नमेंट हुआ करती थी, राइट। लेकिन जब 90s के बाद जब डेमोक्रेटाइजेशन हुआ इंडिया में, रीजनल पार्टी का जब राइज हुआ, देन कोऑपरेशन में कमी आई, एंड कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन का जो एस्पेक्ट है ग्रेजुअली बढ़ने लगा, स्पेशली पोस्ट हमारे जो लिबरलाइजेशन इरा है उसमें बढ़ने लगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो डिफरेंट स्टेट जो है अपने अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ना कंपटीशन करती हैं, राइट। कन्फ्रंटेशन की बात करें अगर, और ये तीनों फैक्टर्स ये दिया हुआ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन की, तो तीनों दो लेवल पे होता है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे और एक क्या होता है आपका वर्टिकल लेवल पे। अगर वर्टिकल लेवल की बात करें तो सेंटर और स्टेट के बीच की बात होगी, राइट, तीनों एस्पेक्ट, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। और हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट, है ना, स्टेट टू स्टेट, कंपटीशन बिटवीन स्टेट, कन्फ्रंटेशन बिटवीन स्टेट, राइट ना। तो तीनों एस्पेक्ट का आपका रिसेंट एग्जांपल है। कोऑपरेशन का ले सकते हो, अगर हम लोग तीनों का आपको क्या करना था, बेसिकली पहले इसको फेडरेशन का एस्पेक्ट डिफाइन करना था, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन की मीनिंग डिफाइन करने थे, और तीनों पे आपको क्या करना था, तीनों पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल देना था, और आपका आंसर तैयार था, राइट। अगर हम लोग कोऑपरेशन की बात करें, अगर वर्टिकल की बात करें, जीएसटी बिल का आप लोग दे सकते हो, बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, जीएसटी काउंसिल का उसमें एग्जांपल दे सकते हो आप, राइट ना। सर कन्फ्रंटेशन में वाटर डिस्प्यूट भी आ सकता है ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब आप मेरे मुंह की बात छीन ली आपने, मैं वही बोलने वाला था। तो कोऑपरेशन की बात हो गया, ठीक है ना। कन्फ्रंट उसमें कोऑपरेशन की, अगर स्टेट में और सेंटर में की कंपटीशन की बात कर, राइट, तो उसमें बहुत ज्यादा कोई मेजर नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे पॉलिसी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे पॉलिसी बनाते हैं, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ले लो, चाहे किसी अदर एस्पेक्ट में ले लो, राइट। बट कन्फ्रंटेशन का रिसेंट में स्पेशली जब कोलिजन इरा आया है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। रिसेंट का एग्जांपल अगर इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन एग्जाम पूछा है, आप सीए बिल को ले सकते हो, राइट ना।
सीए बिल को लेकर काफी स्टेट में मतलब अगेंस्ट उसमें लेजिस्लेशन भी पास कर दिया कि हम अपने स्टेट में अप्लाई नहीं करेंगे। रिसेंट का फार्म बिल का ले सकते हो आप। अभी हमने लास्ट वीक जो केरला का एग्जांपल डिस्कस किया था, केरला ने उसको बिल पास किया कि विल नॉट अप्लाई इनटू आवर स्टेट। पंजाब ने बिल पास किया कि हम विल नॉट इनटू अप्लाई इनटू आवर स्टेट, है ना, राइट? क्लियर नहीं है ना? तो ठीक है, तो अगर कन्फ्रंटेशन बिटवीन स्टेट देखें, अगर हम लोग पैरेलल लेवल पर देखें तो वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स है, राइट ना? ठीक है, तो आपको हर लेवल पे आपको एग्जांपल देने थे। फार्म बिल का रिसेंट एग्जांपल, सीए बिल दे सकते हैं, गवर्नर रोल को लेकर कन्फ्रंटेशन बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है ना? स्पेशली आंध्र प्रदेश वाला रिसेंट वाला एग्जांपल दे सकते हो, हालांकि जो जुडिशियल ओवररीच में चला जाएगा, लेकिन गवर्नर रोल की दे सकते हो आप, एग्जांपल दे सकते हो, उत्तराखंड का दे सकते हो, 2016 का एग्जांपल दे सकते हो, अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाटर इश्यूज, राइट, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो आपको तीनों लेवल पे बेसिक डिफिनेशन लिखना था और सबका एग्जांपल देके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल पे एग्जांपल देके आपको आंसर को सब्स्टिट्यूट करना था, राइट ना? क्लियर? टफ नहीं, क्वेश्चन बहुत मॉडरेट है। बेसिकली ये है कि क्वेश्चन पढ़ के आप, मैं बार बार पढ़ता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को समझो कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। एंड जब क्वेश्चन आपने बैकग्राउंड को किसी के घर में बहुत, आप म्यूट कर लीजिए अपने साउंड को, ठीक है ना, म्यूट कर लीजिए, ठीक है? तो तीनों लेवल पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए, और ये बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत कॉमन चीज है, आप डेली न्यूज में अक्सर डिस्कस होता रहता है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो जीएसटी बिल हमने बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस किया था आप लोगों को, राइट? कि कैसे जो है वहां पे जो कमेटी जो सेट की गई थी उसने कितना रोल प्ले किया था जीएसटी बिल पास होने में, राइट ना? तो वहां से चीजों को करेक्ट करना होता है, और ये क्वेश्चन बहुत मॉडरेट है, टफ नहीं, राइट? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4। किसी के घर से अंदर से बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, उसको आप कम कर लीजिए। Question number 4. Judicial system in India and UK seems to be converging as well as diverging in recent times. ठीक है? तो सर देखो, बहुत आवाज आ रहा है, बहुत आवाज है। किसी जो प्लीज, आई थिंक वर्णित, आप मैं म्यूट करता हूँ वर्णित को इधर से। आवाज कम हो गया? यस सर, यस सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, जुडिशियल सिस्टम, मैं रीड करता हूं, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग। पता है, ये बहुत कॉमन नॉलेज की बात है। कंपैरिजन ऑफ जो ये है हमारा टॉपिक जो करना, जो पॉलिटी का है, कंपैरिजन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां से क्वेश्चन बनता है। हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये देखो आप लोग, अगर इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट भी है। ये कहां से आया है? इसका ओरिजिन कहां से हमारा? यूएस से है। तो पहला डाइवर्जेंस तो ये आ गया, राइट? यस। और इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट है, जबकि वहां पर क्या, वहां पर सोवरेन कौन है? यूके में पार्लियामेंट सोवरेन, राइट? तो एक पॉइंट ये लिख सकते थे आप लोग, पार्लियामेंट। हाय, हेलो, हेलो, राइट? क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? प्लस ट्राइब्यूनल, हाँ, कन्वर्जेंस में लिखे, दोनों जगह ट्राइब्यूनल काम करते, दोनों जगह ट्राइब्यूनलाइजेशन है। हमारे इंडिया में भी प्रैक्टिसेस होता है, तो ये दोनों में कन्वर्जेंस की बातें लिख सकते थे, ठीक है? और क्या लिख सकते थे, और क्या क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में, क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? लेकिन वहां पर क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और जुडिशरी की बात करें अगर हम लोग स्पेशली, जब तक हमारा मानेका गांधी का केस नहीं आया था तब तक तो हमारा जुडिशियल प्रैक्टिस कन्वर्जेंस था, राइट? बिकॉज वी वर आल्सो यूज्ड टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट? लेकिन जब से मानेका गांधी का केस आया तो हमने यूएस से प्रिंसिपल लिया, क्या किया वहां से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट भी हमने अप्लाई करना चालू कर दिया, राइट? तो आपको ये 2 3 4 पॉइंट, आपको बस 10 नंबर क्वेश्चन था, बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद यही 4 6 पॉइंट आपको लिखने थे और आपका आंसर पूरा होना था, ठीक है ना? सर इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ सर, हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ, प्लीज कम। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, घनश्याम बोल रहा हूँ। हाय हाँ घनश्याम, सर, please इसमें come। रिसेंट टाइम भी लिखा हुआ है सर इस क्वेश्चन में, तो recent कन्वर्जेंस time- एंड डाइवर्जेंस में रिसेंट टाइम। हाँ एग्जैक्टली, तो ये सारे जो भी हैपनिंग हो रही है, राइट ना, ये कोई नया नहीं है और किसी ऐसा नहीं, कोई बहुत ओल्ड वर्जन नहीं है, राइट? ये अभी भी इंडिया में हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, राइट? जो है जो इंटीग्रेटेड है, राइट? और वहां पर भी सेम प्रोसेस, वहां पर भी इट इज गोइंग ऑन, राइट? तो दोनों में कॉमन प्रैक्टिसेस है, जो कि रिसेंट भी है एंड ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस है, राइट ना? क्लियर? सर इसमें क्या वो जो पार्लियामेंट का रोल होता है स्क्रूटनाइजिंग ऑफ बिल, और क्या फिर जुडिशियल रिव्यू का एक वो है, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, जुडिशियल रिव्यू हमारा प्रैक्टिस कहां से आया? हमारा यूनाइटेड स्टेट्स से आया, राइट?
तो ये भी एस्पेक्ट लिख सकते हो। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ना कि ये चार पांच 6 पॉइंट है जो कन्वर्जेंस के और डाइवर्जेंस के, राइट, ये दोनों चीजें आप लिख सकते उसमें जो आपने ऐड कर सकते थे, है ना, राइट, और आपका यहाँ से आंसर आपका फुलफिल था। ठीक है ना, क्लियर? शैली मूड है, मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ू ना? ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कोई और वेट कर रहा है, लेट मी सी कौन वेट कर रहा है। 6 चैट यूके तेजपाल, कर्णिका रिपीट प्लीज। अच्छा, कर्णिका कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं मैं? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एज वेल इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कन्वर्जेंस देखें, पहले अगर कन्वर्जेंस देखें तो दोनों कंट्री में ट्राइब्यूनल की प्रैक्टिस होती है। ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल्स यहाँ पर भी इंडिया में काम करती है और वहां पर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी काम करती है, राइट। अगर डाइवर्जेंस की बात करें, राइट, या कन्वर्जेंस की बात करें, तो कन्वर्जेंस की एक और सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि जो अभी भी हमारे, जब तक मानेका गांधी केस नहीं आता तब तक तो हम सिर्फ फॉलो करते थे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये अभी भी है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट हमने मानेका गांधी केस के बाद क्या किया, हमने अपने सिस्टम में एक डाइवर्जेंस हमारा आया वहां के जुडिशरी से अलग होकर, जो कि हमने यूएस से अडॉप्ट किया था। हेलो हेलो हृदय, वेलकम। तो हमने जो यूएस से अडॉप्ट किया था वहां से जो प्रैक्टिस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो भी हमने, ये हमारा डाइवर्जिंग पॉइंट है, राइट ना, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ले सकते हो, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन है, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट सोवरेन है, इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर हमारा जो यूएस से आया, राइट, ठीक है ना। जो जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम लोग बात देखें तो, ठीक है ना, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म हमारा यूनाइटेड किंगडम में प्रेजेंट कंडीशन में हायर लेवल पर चल रहा है, राइट, क्योंकि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर का जो है जो पैरामीटर डिफाइन नहीं है, राइट। तो ये जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो रिसेंट इश्यूज है, वहां पर आप इसको, ये सारे पॉइंट इसमें ऐड कर। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर सकते हो। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी कहां से आया, हमारे यूनाइटेड स्टेट से आया है, राइट। तो ये सारे, जबकि यूके में क्या है, यूके में जो 3 एरिया है जनरली, आपका यूनाइटेड किंगडम है, वेल्स है एंड स्कॉटलैंड, तीनों में सेपरेट जुडिशरी काम करती है, राइट। अंडरस्टैंड, क्लियरिटी हो गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन से स्पीकर, ये क्वेश्चन तो मैंने लगता है कि 4-5 बार मैंने करवा दिया आप लोग को, लिखवाया है रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में। वन से, हाँ, वीएस पेज कमेटी की रिपोर्ट भी मैंने सबको बताया था कि वीएस का पेज कमेटी की रिपोर्ट भी है कि इंडिया के लिए क्या किया जाए स्पीकर के रोल को इम्पार्शियल बनाने के लिए, राइट। तो अभी जो वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, डू यू थिंक दैट this practice should be adopted to impart objectivity to the office of speaker of the Lok Sabha, ठीक है ना। What could be the implications for the robust functioning of parliamentary businesses? तो जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है, तो अभी इसके बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप स्पीकर के रोल को लेकर जो रिसेंट कॉन्टेंशियस इशू आया है, आप चाहे एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर डिसीजन, फाइनल डिसीजन डिसाइड करने में ले सकते हो। आप 3-4 जो जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट का, आप मणिपुर केस का जजमेंट दे सकते हो, तेलंगाना का केस का जजमेंट दे सकते हो, कर्नाटक का जजमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये एडीएल को लेकर जो क्वेश्चन उठाया था, और जो है पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर को, जो अपोजिशन मेंबर्स को सही टाइम नहीं देना, राइट, एक वो भी स्पीकर का रोल था। इम्पार्शियल जो भी और जो इश्यूज थे रिलेटेड टू स्पीकर का, ठीक है, उसको लेकर है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन का भी है कि एडीएल को जो हमारे जो केसेस हैं, इट शुड गो टू द इंडिपेंडेंट बॉडीज या ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाए। ये सारे क्वेश्चन, आपको मनी बिल के लिए फाइनल अथॉरिटी है, बट जो हमारा आधार बिल जो डिसाइड किया गया, आधार बिल को मनी बिल करके जब पास किया गया था, एंड द सोल फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी द स्पीकर, और उसका डिसीजन जो फाइनल होता है, राइट। तो ये सारे क्रिटिसिज्म था, कॉन्टेंशियस इश्यू था, जिसमें स्पीकर के फंक्शनिंग पे काफी क्वेश्चन मार्क उठा था। तो उस समय काफी न्यूज आया था, ये बात होता कि जो हमारे यहाँ, तो ये क्यों, पहली बात ये होता कि क्यों ऐसा इम्पार्शियल रोल है या नॉन पार्टिसन रोल क्यों हो रहा है, राइट। तो इसमें ये दिखाया गया था कि इंडिया में जो स्पीकर होता है वो, ये अलग बात है कि जब ज्वाइन करते हैं वो, जो जब स्पीकर के पोस्ट पे जब आते हैं तो अपनी मेंबरशिप छोड़ देते हैं, राइट। लेकिन उनको ये भी फियर रहता है, जो करियर का जो रिमेनिंग पार्टी, उनको तो ये पता ना कि 5 साल मैक्सिमम गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, तो 5 साल के बाद का हमारे करियर का क्या होगा, राइट। इसीलिए यूके मॉडल है कि वहां पर एक बार स्पीकर होता है तो वो ऑलवेज के लिए स्पीकर होता है। इसलिए उन पर किसी तरह का पार्टी का जो प्रेशर होता है, जो इनडायरेक्ट प्रेशर होता है या बायसनेस होता है, वो बिल्कुल जो है
नहीं रहता है, और वो इंडिया के लिए जरूरी है। उसमें बीएस पेज कमेटी की रिपोर्ट है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको वहां पर वे आउट में सब्स्टेंशिएट कर सकते थे। लेकिन इसका अदर साइड ऑफ द जो है, जो भी आपको लिखना चाहिए एनालिसिस पार्ट में, बिफोर कंक्लूजन जब एनालिसिस करते हो, ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बीएस पेज कमेटी रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन ये आप कह सकते हो कि ये कोई नेसेसरी नहीं है कि स्पीकर जो है ऐसा है कि अगर पार्टी मेंबर से ही आते हैं तो अगर वो ऑलवेज स्पीकर कर दिया तो उनका बायसनेस जो है, जो ग्रोन अप उनका हुआ है विद इन पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी, चाहे कांग्रेस के फंक्शन में, चाहे किसी भी पार्टी के अंदर, राइट, वो बायसनेस खत्म होगा। तो उस पे जो हमारा जो बायसनेस जो हो रहा है, जो एक आइडियोलॉजी जो मैचिंग करती है, राइट, जो पार्टी से, उस पे भी हमको कुछ वर्कआउट करना चाहिए। तब जाकर जो इंडिया के जो डाइवर्स इश्यूज है, राइट, दैट विल बी सॉर्ट आउट में। तो ऐसा करके जब एनालिसिस कर कंक्लूजन करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। आगे चलें, क्लियर हो गया? हाँ, आगे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर टू इनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखो पहला लाइन डेली आंसर राइटिंग में करा है। हाँ, मैंने इसको ढेर सारे क्वेश्चन करवाए, कई बार मैंने करवाया है। और खासकर जो लोकल जो हेल्थ, अभी तो पिछले हफ्ते ही मैंने आप लोग क्वेश्चन करवाया था जो प्राइमरी की हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है ना। इसको मैं पढ़ता हूँ। पहला कॉमा से पहले, इन ऑर्डर टू इनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये पहले कॉन्टेक्स्ट पकड़ो। साउंड एंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड particularly in the field of geriatric and mental health care। तो आपको देखो पहले बेसिक देना था, हमने इस पे क्वेश्चन कई एंगल से करवाया था। हेल्थ केयर में एआई का क्या रोल हो सकता है, तो उस पे हमारा योजना से मैंने क्वेश्चन एक बना के दिया था, अभी भी मैंने मॉक में दिया हुआ है। उसका क्वेश्चन ही 100 वर्ड का है, इतना बड़ा है कि सारे एस्पेक्ट के एआई का क्या रोल हो सकता है, ठीक है ना। पैंडेमिक के टाइम पे एआई का क्या रोल हो सकता है। जो हमारा जो रूरल जो डिवाइड हेल्थ केयर में, जो रूरल अर्बन डिवाइड है, उसको करने के लिए रिसेंट में जो अभी हम लोगों ने न्यूज पढ़ा था, 18 नवंबर को हमारे द हिंदू में न्यूज आया था, उसके बाद ढेर सारे न्यूज आए थे कि जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट की जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम की बात कर सकते हो, आयुष्मान भारत की बात कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर क्या होना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। जस्ट होल्ड ऑन, मैं थोड़ा इसमें सारी स्कीम लिखा हूं तो याद रखने के लिए मैं एक बार देख ओपन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आप आशा वर्कर की बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चाइल्ड केयर की बात कर सकते हो आप लोग, जेटीआरटी की बात कर सकते हो, या ओल्ड एज के लिए बात कर सकते करें बात, तो ओल्ड एज स्कीम हमारी इसके गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। विमेन के लिए अगर बात कर, सोशल डेवलपमेंट की बात करो तो विमेन की बात आ जाएगी, चाइल्ड केयर की बात आ जाएगी। तो चाइल्ड केयर की बात करें तो आईसीडीएस ऐड कर सकते हो आप, उसमें आपने कर सकते हो, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऐड कर सकते हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऐड कर सकते हो। जो हमारा ओल्ड एज के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका नाम है प्रधानमंत्री वयोवृद्ध, है ना, वयोवृद्ध वाला योजना। ये सारे जो योजना को लिख सकते हो और दिखा सकते हो। और जेरियाट्रिक की ओल्ड एज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेशली फोकस करके। और नेशनल मेंटल हेल्थ जो बिल पास हुआ है उसका इसमें स्पेशली जो दो दिया हुआ है। सोशल डेवलपमेंट तो सारी बातें लिखोगे, सबके लिए हेल्थ के लिए कितनी जरूरत है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और टर्सरी तक को अप्रोच करने में, को एक्सेसिबल करने में क्या क्या चैलेंज आते हैं वो भी लिखना होगा आपको। लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन है तो अब बस आपको जस्ट बुलेट पॉइंट या फ्लो चार्ट करके लिखोगे तो सारे आपके वर्ड कंक्लूड कर पाओगे। और स्पेसिफिकली जेरियाट्रिक और मेंटल हेल्थ का आपको जो बिल है दोनों का जो स्पेसिफिक स्कीम है उसको फोकस करके जस्ट डिस्कस करना था, करके आपको इस आंसर को कंप्लीट करना था, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो पहली बात देखो, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड सेकंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दो बातें होंगी। In this context, suggest reform in civil services for strengthening democracy। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन, पता है ये अभी जो मेंटरशिप वाले बैच में तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन जो आई थिंक विकास है, मैंने प्रीवियस वाले बैच में एक तो सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करी थी मैंने, और जो अभी जो मैंने मेंस मॉक दिया था मेन वाले एग्जाम में, तो सेम टॉपिक पे जो हमारा ये अभी जो एक बिल पास हुआ था मिशन कर्मयोगी, ठीक है ना, वो भी इसी से उसका एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी की बात करें तो देखो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट ना, अगर हम लोग पोस्ट लिबरलाइजेशन जाए या लिबरलाइजेशन के टाइम पे जो 1990s में जाए, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म को। अगर लाइसेंस राज की बात करें, राइट ना, तो लाइसेंस राज एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने इंडिया में
फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्लियरेंसेस का जो इश्यूज आता था, ठीक, रेड टेपिज्म जिसको अभी भी हम लोग बोलते हैं, रेड टेपिज्म, राइट। तो एक बहुत बड़ा हर्डल था अपने जो है इकोनॉमिक जो मोबिलाइजेशन के लिए, और जो हमारा जो डेमोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, दोनों में क्लैश था। और दोनों में जो है ये जो इंस्टीट्यूशन था, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी, इज द बिगेस्ट हर्डल इन द राइट। तो आपको इसमें जो आपका सिविल सर्विसेज का जो रिफॉर्म का है, वो बेसिक जो आपका चैप्टर दिया हुआ आपका लक्ष्मीकांत, बेसिक वहां से लिखना था, प्लस नीड ऑफ द रिफॉर्म एंड देयर रिलेशन टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म से कर सकते हो। अभी ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस कर सकते हो, राइट, ठीक है ना, ये है। अगर आप लोग ये एक एस्पेक्ट आता है, अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हब बनाना, राइट, तो हमको वन प्लेटफॉर्म पे सारे जो क्लियरेंसेस होते हैं, राइट, उसको होना चाहिए। उसमें रेप टेपिज्म का सबसे बड़ा हर्डल अभी भी रहता है, तो इसलिए उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म करने की जरूरी है। प्लस जो इस पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे मिशन कर्मयोगी, तो मिशन कर्मयोगी जो ऑब्जेक्टिव है उसको लिखोगे, वर्कआउट करोगे। और भी पॉलिसीज है इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 है करप्शन का देख सकते हो। करप्शन में इंडिया भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में काफी हायर है। सेकंड ARC का रिपोर्ट है, उसमें इसका सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए उसको लिख सकते हो आप लोग। मिशन कर्मयोगी मैंने बता ही दिया। एक और पॉलिसी इसमें है, जो है उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ये है, ठीक है ना। तो ये सारे जो मैंने पॉलिसी के एग्जांपल दिए, जो हर्डल्स, रियल हर्डल्स हैं, सेकंड ARC का रिफॉर्म। लेटरल एंट्री की बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लेटरल एंट्री जो है कितना जरूरी था, उसमें एक्सपर्ट, और खासकर आप लोग को ये भी क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विसेज का जो एक्सपर्टाइज होता है, राइट ना, इज नॉट अप टू द मार्क विद द स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, राइट ना, अंडरस्टैंड। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपने आंसर में अगर ऐड करोगे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा एंड विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन ब्रैकेट में, हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो भी बताओ डेली आंसर मैंने राइटिंग में कितनी बार कराया मैंने क्वेश्चन करवाया है? है, कम मुझे से खुद कम ही याद है। 7-8 बार। मैं एक बार 18 या 20 नवंबर के आसपास मैंने इस पे एक क्वेश्चन बना के दिया था आप लोग लिखने के लिए, ठीक है। और प्लस एक दिन जब आर्टिकल आया था कि AI बेस्ड इकोनॉमी है ना, उसमें ई गवर्नेंस का पार्ट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर AI की बात करें हम लोग, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, तो AI को बिना डिस्कस किए हम लोग, और ई गवर्नेंस को डिस्कस किए हुए छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को, राइट। तो उसमें ढेर सारे डेटा हम लोग डिस्कस किए थे ना, मल्टीपल एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, मल्टीपल एंगल पर डिस्कस किए थे। इकोनॉमी में उसका ई गवर्नेंस का होता क्या है, स्पेशली जो गवर्नेंस वाला पार्ट था, उसमें AI का क्या रोल हो सकता है। अगर हम लोग अगर ई गवर्नेंस की बात करें, तो डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसको रूरल लेवल तक हमारा जो है लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी के लिए अभी जो PM वानी है, PMWNI है ना, वो डिस्कस करते हैं, है। भारत नेट का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ये सारे पॉइंट जब ऐड करोगे, तो आपका उसको फिर फाइनली कंक्लूड करके ये सारे एस्पेक्ट आपको इस आंसर में ऐड करने, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और ऑलरेडी इसमें ढेर सारा और भी डेटा मैंने आप लोग को नोट करा, दो बार मैंने क्वेश्चन करवाए इस टॉपिक पे, ठीक है ना। आगे जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, critically examine the role of WHO in providing global health security during the COVID-19 pandemic। अच्छा देखो, ये टॉपिक मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं था, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त तक WHO पे काफी क्वेश्चन मार्क आया था कि आप WHO हो, एंड जो आपका जो ट्रेस करने का इशू है, जो ट्रेसिंग का इशू है, कि एक्चुअली आप अभी तक यही नहीं पता कर पाए कि जो है जो COVID-19 का ओरिजिन कहाँ से। काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्या WHO फेल हो गया। इस पे एक बार राज्यसभा पे भी वो डिबेट आया था, राइट ना, डिबेट इसका आया था। तो अभी जो बेसिकली है, तो इसमें आपको बेसिक क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, तो पहले आप WHO का बेसिक एग्जांपल देखे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या करके, इसको बेसिकली जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो खासकर COVID-19 के टाइम पे स्पेशली ये भी हुआ था, जो कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ था WHO का, राइट। WHO की टीम को शायद चाइना में एंट्री नहीं करने दी गई थी जब वो है। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि WHO की अथॉरिटी क्या है कि जब कोई पर्टिकुलर कंट्री उसको एंट्री और इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे, राइट ना, खासकर स्पेसिफिकली जब एक ग्लोबल एक पेंडेमिक ऐसा जब सिचुएशन है कंट्री के अंदर, राइट ना। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट आपको जो बिल्कुल टोटली करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई स्टैटिक है नहीं, जो रिसेंट है, जो क्वेश्चन मार्क उठाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को जो इंड अप करोगे आप लोग, तो आप WHO के वैलिडिटी पे करोगे, WHO स्टिल वैलिड है। और सिर्फ कोविड पेंडेमिक नहीं, इससे पहले भी जो ग्लोबल पेंडेमिक आए थे लेवल पे, जैसे मान लो को सार्स आया था, राइट। तो वैक्सीन नेशनलिज्म भी बचाया हाँ, इसने की। हाँ, राइट, उसको ऐड कर सकते हो, राइट। तो इंड अप पहले इंट्रोडक्शन,
इसका जो अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन मार्क उठाया गया था, स्पेशली जो आप लोग को कोविड-19 एंड वैक्सीन नेशनलिज्म की बात कर रहे हो, राइट, उसमें WHO क्या रोल होना चाहिए ताकि जो खासकर जो पुअर कंट्रीज हैं, राइट ना, दे शुड आल्सो गेट द इक्वल लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मेडिसिन्स, राइट। तो उसको वैक्सीन नेशनलिज्म को कैसे काउंटर करे WHO, ठीक है, इसमें या अभी तक जो नेशनलिज्म वैक्सीन नेशनलिज्म की जो इश्यूज आ रहा है, राइट, उसको डील करने में क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में ऐड करोगे, लेकिन WHO का वैलिडिटी देखोगे, प्रीवियस एग्जांपल को देखो कि WHO ने कैसे डील किया था, और अभी भी WHO अभी राइट नाउ जो रिपोर्ट्स दिया है उसने WHO ने कोविड पेंडेमिक को जो अलर्टनेस दिया है, राइट, ये उसका आप पॉजिटिव साइड से एंड WHO का रेलेवेंस अभी भी है, ऐसे करके इसको एंड अप करोगे, ठीक है ना, क्लियर। टोटली करंट अफेयर बेस्ड था, जो रीसेंट इशू था उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्कस करने थे रीसेंट एग्जांपल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। देखो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी दोनों बात किया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा सबसे बताओ अभी अभी करंट एस्पेक्ट में इन सारे कंट्रीज में, अगर कनाडा भी ले लो, कनाडा भी ऐड कर लो, यूरोपियन कंट्री में खासकर यूके को ले लो, फ्रांस को ले लो, इंडिया का जो फार्म बिल है इसका प्रोटेस्ट हो रहा है इस सारे कंट्रीज में हो रहा है ना, वो कौन कर रहा है, जो इंडियन डायस्पोरा वहां रह रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दे आर प्रेशराइजिंग, लोग वहां के गवर्नमेंट भी करते हैं, प्रेशर करते हैं कि आप वहां पे बोलिए, और इस पे कमेंट भी आया है, आपके यूके के पार्लियामेंट के वहां के जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट्री है, उन्होंने भी कमेंट किया है फार्म बिल पे, ठीक है ना। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का जो है उनका भी कमेंट आया था, राइट। और अगर हम आपको प्रीवियस में जाए, अगर इकोनॉमी की बात करें इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया यूएस कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया यूएसए कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, राइट, उसमें हमारे इंडियन डायस्पोरा का वाज ह्यूज रोल, बहुत बड़ा रोल था उसमें हमारे जो सिविल न्यूक्लियर डील होने में। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखना था आपको, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सीए बिल को लेकर देखो, सारे कंट्रीज ने अपने खासकर यूके के लोग तो यहाँ पे जब कश्मीर में जो लॉकडाउन था, कश्मीर का जो आर्टिकल 377 को लेकर, उसको लेकर वहां से लोग विजिट करने आ गए थे, राइट। तो रोल तो है ही, ठीक है। तो आपको ना इसमें जो रोल है बेसिकली आपका, इसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, अदरवाइज 2 क्वेश्चन भी आता है। अभी तक मेरे काउंटिंग जो मैंने किया, ये 15वां क्वेश्चन है 2013 से लेकर और आज तक 2020 तक 15th क्वेश्चन इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड का क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटिक्स में, और डिफाइन करोगे कि इन सारे एरिया में कितने हमारे डायस्पोरा है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का जो रेमिटेंस है, राइट ना, ये भी आप दिखाओगे यहाँ से रेमिटेंस आने में यूएस क्या कौन से किस नंबर पे आता है, यूरोपियन कंट्रीज किस नंबर पे आती है, खासकर ऑफ कोर्स ये गल्फ कंट्रीज फर्स्ट नंबर पे आते हैं, बट इनका रैंकिंग दिखाओगे इकोनॉमी में, कंट्रीब्यूशन में और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में, राइट, सेंट्रिक इंडिया। और खासकर इस पे आर्टिकल आया था 5 या 6 नवंबर को आया था, मैंने उसको बहुत शॉर्ट में करके डिस्कस डिटेल में नहीं किया था, राइट, क्योंकि उस समय अभी आप लोग के बैच में करंट जो 5 मेंटरशिप बैच चल रहे हैं, इससे मैंने वो अभी आईआर पढ़ाया नहीं था आप लोग को, अभी भी नहीं हुआ, आप नेक्स्ट वाला मॉड्यूल आपका रहेगा, इसलिए मैंने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है ना, क्योंकि शायद थोड़ा उसको समझने में इश्यूज होता है, इसलिए मैंने, राइट। तो ये इसमें सारे एस्पेक्ट लिखने थे जो बिल्स हैं, और उसमें दिखाते हैं कि आप खुद ही क्वेश्चन पूछा है, कमेंट विद द एग्जांपल्स, तो सारे एग्जांपल्स देने थे, और सारे जो कमेंट्स हुए हैं वहां के जो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी में फील्ड में, और खासकर जो हमारे जो पॉलिटिक्स का मामला है, जो खासकर जो भी ट्रम्प इलेक्शन हुआ है, इसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल था। पिछली बार ट्रम्प इलेक्शन का हुआ था उसमें भी, और इधर भी, ठीक है ना। ट्रम्प टुवर्ड्स इंक्लाइंड जो वाइस प्रेसिडेंट बना है वो भी एग्जैक्टली, तो उसमें हमारे इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अभी ये खासकर अभी खुद ही हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे और ट्रम्प के लिए बोला था आपकी बार ट्रम्प सरकार, और उसमें ह्यूज गैदरिंग, इतना गैदरिंग कभी भी किसी इंडियन डिप्लोमेट चाहे प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट कभी विजिट किए यूएस में, कभी इतनी गैदरिंग नहीं हुई थी जो हमारा हाउडी मोदी, ये सब वाली चीजें। तो ये क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सेट करने थे, रिसेंट एग्जाम्पल सीए का भी दे सकते हो, कश्मीर इशू भी दे सकते हो, तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी से रिलेटेड करके, राइट, तो आपका ये आंसर वहां से आपका फुलफिल होता था, ठीक है ना, क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11, Indian Constitution exhibits centralizing tendency to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of Epidemic Disease Act 1897, Disaster Management Act 2005, and recently Farm Bill Act. तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट, इंटीग्रिटी, ये तो मैंने सारे बैच में करवाया है क्वेश्चन, ये अभी भी मॉक में दिया हुआ, मॉक नंबर आई थिंक मॉक नंबर 1 में ही है ना, मॉक नंबर 1 में है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी उसका यूनिटी टेंडेंसी है। लेकिन मैंने कल रात, परसों सैटरडे की रात को जो कॉपी चेक कर रहा था, आई थिंक अभी वो ऑनलाइन होंगी, तो हमारे स्टूडेंट हैं अभी वो ज्वाइन किए मेरे को, तो उनको मैंने बोला कि रिसेंट एग्जांपल लिखो, और स्पेशली मैंने बोला कि फॉर्म बिल लिखो उस पे, कि फॉर्म बिल हमारा क्या स्टेट सब्जेक्ट है,
फिर भी सेंट्रल उसे बिल लॉ बना सकती है, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट का देखो, अगर डिजास्टर की बात करें इंडिया में, तो इंडिया का हमारा ये इजराइल नहीं है छोटा सा कंट्री, या दिल्ली नहीं है इंडिया, राइट। इंडिया एक डाइवर्स एरिया है जहां डिजास्टर का जो नेचर है लोकलाइज्ड है, राइट ना। कहीं पे फ्लड आता है, कहीं लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम राजस्थान और ये इधर की बात करें तो हमारा सूखा है, ड्रॉट का डिजास्टर आता है, राइट। पेंडेमिक के पहले काफी टाइम के बाद जो हमारा पूरे ओवरऑल यूनिफॉर्म है, हर जगह उसका इम्पैक्ट है, लेकिन मोस्टली हमारा है जो है उसमें हमारा लोकलाइज इशू है, राइट। ये हमारा डिजास्टर का मेजर लेवल पे, राइट। तो इतना पावर होना चाहिए कि स्टेट जो ज्यादा इंपावर होना चाहिए, न कि सेंटर ज्यादा इंपावर होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत, उसमें ज्यादा रोल लॉ बनाने के लिए, राइट। तो आपको ये दिखाना चाहिए कि इसमें जो मोर पावर, इवन एपिडेमिक डिजीज एक्ट को दे सकते हो। अभी हमारे पूरे कंट्री में क्या डिजास्टर मैनेजमेंट रूल एप्लीकेबल था ना, तो जो मोर पावर है जिसमें दिया गया, राइट, इसमें से आपको बस एग्जांपल देके दिखना था कि ये सारे मोर पावर है, और ये इसलिए दिया, उसका रीजन देखो, इसलिए दिया गया था कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, लेकिन इस कंट्री को यूनाइट भी करके रखना, राइट, इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है ना, कि ये सिर्फ स्टेट डिसाइड नहीं कर सकते, सबके वेरियस इश्यूज है, बट एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए सबके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए, सबको कनेक्ट करके रखे, और इस तरह से करके जो पहले इशू रेज करके, प्लस इसकी जेन्युइनिटी दिखा के, सेंट्रलाइजिंग यूनिटरी हमारे फीचर क्यों जरूरी है, और जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको जो एनालिसिस था कि यूनिटी क्यों होना चाहिए, उसको डाइवर्सिटी और यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए नेशन का, ये जरूरी था आपको करके, और इस पर्सपेक्टिव में तीनों को एग्जांपल देके, तीनों के पहले इश्यूज लिख के, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख के, फिर इस आंसर कंक्लूजन करना था, तो ये आपका आंसर होता है, राइट। तो जो स्टैटिक पोर्शन है वो, प्लस तीनों जो बिल दिया हुआ, तीनों के इश्यूज रेज करके कि क्यों होना चाहिए, इवन की जो एपिडेमिक डिजीज है एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट का इशूज अलग रहता है, आपका साउथ इंडिया का इशूज अलग है, वहाँ का अलग क्लाइमेट है, आपका वेस्टर्न इंडिया का अलग क्लाइमेट है, बिल्कुल नॉर्थ में चले जाए हम अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, वहाँ का अलग क्लाइमेट है। तो ऐसा कोई एक रूल, वन साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए, लेकिन for the sake of the country unity, for the sake of country nation, of the integrity of the nation, unity of the nation, there should be a central authority, और इसलिए हमारे कंट्री के जो फोर फादर्स है उन्होंने फेडरल सिस्टम को तो अडॉप्ट किया, बट विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, राइट, ऐसे करके उसको एंड अप करना था, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज इनविसेज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन मतलब जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म, तो दोनों एस्पेक्ट, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म। जनरली जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखो दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है, राइट, लेकिन जब जुडिशियल एक्टिविज्म जब आती है, बहुत अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या कंट्रोवर्शियल डिसीजन आने लगता है लेजिस्लेशन पे, देन इट बिकम्स ए जुडिशियल आउटरीच हो जाने लगता है ना, मतलब आउटरीच मतलब एक्सेस हो गया, राइट, ये चीजें हैं। In this context, justify the filing of large number of petition in public interest petition praying for issuing guidelines to executive authorities. तो इसको कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग? अभी आपको आंध्रा का इशू पता है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म का? यस सर, ओवररीच कह सकते हैं, ठीक है। अदर इससे पुराने बिल है, विशाखा गाइडलाइन दे सकते हो, वो हमारा जुडिशियल लेजिस्लेशन है, ठीक है। फिर अभी नेशनल हमारे 2017 का आपका नेशनल एंथम का उस पे है, ठीक है ना, उस पे पार्लियामेंट के थ्रू लॉ आना चाहिए था, बट उसने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। एनजैक को, ठीक है ना, उसको उन्होंने रिपील कर दिया था, स्टेप डाउन कर दिया था, ठीक है ना, जबकि पार्लियामेंट हमारी बॉडी है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, उनके बिल को आपने कर दिया था, तो क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लिखोगे तो पहले आपको जुडिशियल लेजिस्लेशन लिखना था, आर्टिकल 142 के तहत दिखाना था कि जुडिशरी आती है जब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर फेल हो जाता है टू डिलीवर द जस्टिस टू द पीपल, तो फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीट जस्टिस टू द पीपल, राइट, अंडर द आर्टिकल 142 जुडिशरी के पास ये पावर है, उसके तहत आती है, और उसको कुछ पॉजिटिव एग्जांपल लिख दो, राइट, बस उसका क्रिटिसिज्म लिखोगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का किस किस केसेस में हुआ, तो उसका कुछ एग्जांपल दे दोगे। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो अभी जैसे मान लो कि जो फॉर्म बिल है बहुत कॉन्टेंशियस बिल है, राइट, बट इसमें जुडिशरी ने बोला है कि उनका जो राइट टू प्रोटेस्ट उनका बिल्कुल परफेक्ट है। अभी स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, some 10 दिन पहले न्यूज में आया था कि बिल्कुल है, एंड दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट इन ए पीसफुल मैनर, जब तक कि वो वायलेंस में कन्वर्ट ना हो, क्लियर। तो दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट के बिल देने थे, और पहले शुरू में डिफाइन करना था कि जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है, और वो जुडिशियल लेजिस्लेशन कब जुडिशियल एक्टिविज्म है और कब जुडिशियल आउटरीच है, और दोनों के रिसेंट एग्जांपल देने थे आपको,
और जो अभी कंट्री, इसके बावजूद में अभी जो है ये आपको सेकंड एस्पेक्ट है ये कि पब्लिक जो इंटरेस्ट जो है पिटीशन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों प्रेयर होता जा रहा है। तो अब अभी जो फंक्शनिंग है, जो हमारे इंडिया की करंट फंक्शनिंग है, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो क्वेश्चन मार्क है, खासकर फॉर्म बिल को दे सकते हो कि फॉर्म बिल जिस तरह से पास किया, हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वी आर हमारा जो कंट्री है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पब्लिक के थ्रू चूज करके, ठीक है ना। एंड वेयर जो पार्लियामेंट्री प्लेस फॉर द पब्लिक डेलिब्रेशन है ना, डिस्कशन करने का सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो जो डिस्कस करेंगे, एंड देन फाइनली फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एज द हायर हम कोई भी बिल पास करेंगे। तो जिस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन किया है रिसेंट में, जो क्वेश्चन मार्क है, जो खासकर जो हमारे पार्लियामेंट्रियन जो अक्सर फाइटिंग करते रहते हैं, डिस्ट्रप्शन करते रहते हैं, तो इसको देखकर ही जो है जो हमारा लोगों का फेथ जो है पार्लियामेंट से थोड़ा डाइवर्ट होके ये डिसाइड होगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, जहां पे हमको जस्टिस मिलेगा, है ना, वो हमको बेनिफिट मिलेगा। जैसे अभी फॉर्मिल को लेकर दिखा सकते हो, ठीक है ना, या और कोई रिसेंट एग्जांपल दिखा सकते हो, कोई पिटीशन दिखा सकते हो कि जिसमें आपको फेल्योरनेस क्रिटिसिज्म ऑफ पार्लियामेंट दिखे और उसको लेकर पब्लिक वहां पर गई है, और वहां का जो कोई रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हमारा फॉर्म बिल को ही दे सकते हो, राइट। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पहले डायलॉग होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक दिन स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह से अगर डायलॉग हुआ था दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल, है, ये हम लोग फ्रंट पेज पे न्यूज पढ़े थे हिंदू में। तो दो पार्ट है इस आंसर का, पहला जुडिशियल लेजिस्लेशन, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब जुडिशियल आउटरीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों के एग्जांपल्स, प्लस रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास 2.5 पेजेस हैं, 3 पेजेस होते हैं, तो आप फिर रिसेंट एग्जाम की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों ज्यादा हो रहा है, क्यों प्रेइंग टू द इशूइंग गाइडलाइन टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इश्यूज करने की ज्यादा हो रहा था, ये दिखा सकते हो कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो पार्लियामेंट्री है, जो वहां से जो बिल जो प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए उसमें लैक होना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंसेस बढ़ गए हैं, राइट ना, ये दिखा सकते हो, राइट। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हमारे पास हमेशा बिल नहीं आना चाहिए, कभी ऑर्डिनेंस हमारे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आना चाहिए, राइट। हर बिल को, फॉर्म बिल को ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, अभी जो हमारा जो लेबर लॉ आया है ये भी ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, और लेबर यूनियन के जितनी जो सबसे बड़ी हमारी जो लेबर यूनियंस है उनका खुद ही डिसेंट अभी है, मतलब डिसएग्रीमेंट है हमारे बिल को लेकर, उसमें जो काफी जो कंटेंशियस प्रोविजन है उसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये चीजें हैं कि जो हमारा जो PIL जो हमारा है, पिटीशन जो हमारा है, वहां सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में इंक्रीज हो रहा है, राइट। ठीक है, क्लियर आइडिया आ गया आप लोग को, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13 द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने कर रखा है इसको, अगर क्वेश्चन नंबर 13 मैं पढ़ दे रहा हूं, द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज, फंड्स to the contemporary stage of functionality, contemporary stage of functionality, right? अच्छा, हाँ, बताइए क्या मोनिका बोलिए, एक क्वेश्चन आया, राइट। अपना साउंड ओपन कर लीजिए मोनिका, बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। कंटेम्पोररी स्टेज, मैं पढ़ रहा हूं फिर से इसको। The strength and sustenance of local institution in India has shifted from their formative phase of functions, functionaries and funds to contemporary stage of the functionality, highlight the critical challenges faced by the local institution in terms of their functionality in recent time. अभी मैंने मॉक 2 में, आई थिंक ये मॉक 2 में क्वेश्चन जो है पॉलिटी वाले मिनी मॉक में, पिछले बैच में तो करवाई था, आई थिंक विकास उसमें है अभी लाइन पे, उन लोगों ने आंसर लिखा था, ठीक। तो जो तीनों फंक्शंस हैं, नॉट ओनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बट आपका जो है हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, राइट, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके साथ भी ये इश्यूज है। तो उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, सबसे पहला इशू क्या है, फंड का इशू, राइट। जो फंड का जो है, पहला तो जो फंड स्टेट्स जो उनका फंड का डेवल्यूशन है उसमें बहुत कम है, इनसफिशिएंट है। प्लस जो उनके पास जो लोकल टैक्सेशन का अथॉरिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर पाए, अंडरस्टैंड ना, ये प्रॉब्लम है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूट की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नन है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें टू टैक्स देयर पीपल ओनली, एक ये भी है ना कि वो लोग अपने लोगों पे टैक्स नहीं लगाते। हाँ, टैक्स, हाँ, उससे कंट्रोवर्सी है, हमको उसमें प्रोविजन तो है कि हम लोगों को टैक्स कर सकते हैं, बट जो लोकल जो नोन होता है, लोग अपने लोग हैं वहां पे, राइट, और काफी छोटा सा एक एरिया होता है हमारा पंचायत, तो उसमें लोकल खुद ही लोग, बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि आप हमसे टैक्स लोगे,
एक ये भी प्रॉब्लम होता है, राइट। प्लस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना था, अगर जबरदस्ती हम टैक्स इंपोज करें कि नहीं हमको टैक्स चाहिए, तो दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, है ना। तो इसलिए जो ये टैक्स का प्रोविजन है खुद ही अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और ये एक आता है जो लोग, जो ह्यूमन रिसोर्स है ये आपको पंचायत पे, वो सफिशिएंट नहीं है, और अगर है भी तो ट्रेंड नहीं है। प्लस जितने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मैक्सिमम उनको अपने राइट्स ही नहीं पता होता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमको फंक्शन कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये सारे जो बेसिक है, फंक्शंस का इशू है, फंक्शनलिटी का इशू है, फंड का इशू है, तीनों लेवल, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का इशू है अभी भी, राइट ना। लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और एमपीज हैं, इनका जो वहां पर जो है उनका इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। प्लस और भी इश्यूज है जो लोकल जो पैट्रियार्कल इश्यूज है। अगर विमेन जो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो बेचारे, वो सिर्फ एज ए पति, अभी कॉन्सेप्ट है सरपंच पति कॉन्सेप्ट, वो भी इशू है। अभी भी हमारे कंट्री में जो है जो 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 जो, जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, एससी एसटी का, वो अभी एसटी एसटी में कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसको सही से उनको अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं देता, कहीं कहीं तो बैठने भी नहीं देता, राइट ना। वीमेन को जाना चाहिए, जो वीमेन रिप्रेजेंटेटिव है उसको वहां पर उनको जाना चाहिए लीड करने के लिए, मीटिंग को अरेंज करने के लिए। पहले तो मीटिंग नहीं होता ढंग से, कभी होता भी है, जाना चाहिए तो उनके हस्बैंड जाते हैं और वो ज्यादा जाते हैं, बातें रखते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है हमारे सर जो बोले वही बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट। और ये सारे जो इश्यूज, इलेक्शन भी नहीं है, इश्यूज एट ऑल लेवल, फंक्शंस, फंक्शनलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड, ये सारे इश्यूज अभी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंटेम्प्रेरी इशू जो कंटेम्प्रेरी स्टेज लिखा है ना, कंटेम्प्रेरी इशू मतलब करंट होता था, अभी करंट सिनेरियो, जब से बिल पास हुआ है हमारा 1993 से, तब से लेकर अभी तक आज 28 साल हो गए हैं, 92 के बाद से 28 साल हो गए, और स्टिल दिस प्रॉब्लम इज प्रिवेलिंग और स्टिल नॉट इंप्रूविंग इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में, 2-3 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो प्रॉब्लम बना हुआ। तो आपको यही लिखना था। प्लस स्टेप टेकन बाय सम गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेप है, आप 14 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन लिख सकते हो कि फंड ड्यूरेशन की उन्होंने बात किया है। और इशू में लिख सकते हो जो हमारी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है, उनका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसकी फंक्शनिंग का है। जो उसका जो चेयरमैन होता है वो किस तरह से उनका इलेक्शन होता है, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होता है, वो किसी गवर्नमेंट का, जनरली ये रिपोर्ट आई थी, खासकर जो हमारी मणिशंकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2012 में, उन्होंने ये बोला कि जो ये है, जो हमारी पंचायत ना होता तो अच्छा होता कंट्री में। ये उनका ये स्टेटमेंट है, टैगलाइन एक बार आप लोग देखें, मैं थोड़ा उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन नहीं मुझे आ रहा। बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि पंचायत जो है, पंचायत ना होता तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने ऐसा, मणिशंकर कमेटी की रिपोर्ट ऑन पंचायत 2012 आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें स्टेटमेंट, उसका टैगलाइन ही पहला लाइन ही उसका है। उन्होंने फंक्शन, इसके फंक्शन पे काफी क्वेश्चन मार्क उठाया था, ठीक है। प्लस आप लोग जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के का जो रिपोर्ट जाता है ना, रिपोर्ट, पहले तो रिपोर्ट बनने को लेकर कि रिपोर्ट जो एक्चुअल मैनर में जो रिपोर्ट बनना चाहिए उसका होना चाहिए। प्लस एडवाइजरी कमेटी है, तो यहाँ तक कमीशन रिपोर्ट्स में ये फाइंडिंग आउट किया गया है कि इनका जो डिस्कशन हो, जो रिपोर्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर में जाता है उसमें प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं होता है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी इश्यूज है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का, उनके रिपोर्ट से प्रॉपर डिस्कसन ही नहीं होता ढंग से, राइट। तो जब रिपोर्ट्स में डिस्कशन नहीं होगा, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं फाइनेंशियल मैटर में, या इनकी बातों को जो वहां पर एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, या जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं लोकल लेवल पे, जो एम्पावरमेंट की बात होती है, अगर इनकी बात ही, इनका रिपोर्ट ही प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो फिर किस बात से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन बहुत इफिशिएंट मैनर में काम करे, राइट। प्लस एग्जांपल्स में आप लोग केरला मॉडल का दे सकते हो। केरला मॉडल का एग्जांपल बहुत बढ़िया है इंडिया में। वहां 40% बजट आपका ऑलमोस्ट पंचायत में को ड्यूरेशन किया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रोकने के लिए वहां पर केरला में है पंचायत ओम्बडसमैन का प्रोविजन है, वो तुरंत जाके शिकायत कर सकते हैं अपने, क्या कहते हैं, इस जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता है, जो पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल क्रिएट कर रहा है, या रिप्रेजेंटेटिव के साथ, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो कोऑर्डिनेशन नहीं दे रहे हैं, तो उसका ओम्बडसमैन का उस पर कार्रवाई होती है, राइट। तो ये चीज है। आपका कर्नाटका मॉडल, आप जो है, जो क्या कहते हैं, आपका पंचायत है उसका भी है, मध्य प्रदेश जो पंचायत है उसका भी एग्जांपल अच्छा आता है, राइट। तो आप लोग जब अगले साल के लिए, और इस पे हर साल क्वेश्चन आना है, कभी कभी वीमेन को लेकर आता है, वीमेन रिप्रेजेंटेशन एम्पावरमेंट को लेकर आता है। हाँ, एक और अभी है 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनके राइट्स पता होने के लिए, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक स्कीम का किया था कि उनको ट्रेन किया जाएगा, जो लोकल है। तो वो स्कीम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वे आउट में, और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। हाँ, और भी इश्यूज हैं, और भी मैं आपको इश्यूज देखो माइंड में नहीं आ रहा था। इश्यूज आपके हैं कि जो पैरेलल बॉडी जो क्रिएट कर जाती हैं, अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें और अर्बन लोकल बॉडी की बात करें, तो वहां पर क्या है, स्मार्ट सिटी में क्या है, स्पेशल पर्पज व्हीकल की बातें हैं, राइट। तो फिर
जो फंक्शन उनको दिया गया है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है, उनसे जब आप पैरेलल बॉडी क्रिएट कर, इसी तरह और भी है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, सप्लाई को लेकर, आपको वाटर सप्लाई को लेकर स्पेशली अलग से हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अलग बॉडीज, पैरेलल बॉडीज क्रिएट करती है। और जो स्पेशली जो 18 जो आपके प्रोविजंस अर्बन लोकल बॉडीज में दिए हुए हैं, या 27 आपके जो है 29 सॉरी आपको जो पंचायती राज में जो फंक्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसलिए ये हर्डल की वजह से ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से दीज टू बॉडीज, लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारा पंचायती राज है, दे आर अनेबल टू फंक्शन इन द ट्रू मैनर, जो इस बिल का ऑब्जेक्टिव था। और उसके वे आउट में आप लोग लिख सकते हो कि ये होना चाहिए, ठीक है ना, करके फिर इस आंसर को आप लोग को फिनिश करना था। क्लियर? सारे आपको ये सारे एस्पेक्ट आपको आंसर में ऐड करना था। आगे चलें। द स्ट्रेंथ एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए अनलेस स्टेपनी टायर टू यूजलेस स्टेपनी टायर to the most useful supporting organ in the past few decades। पिछले मिनीमॉक में करा है, मिनीमॉक में करा है हम लोगों ने, और मैंने प्रीवियस बैच में भी करवाया था, और मेंस आंसर राइटिंग में भी दिया था मैंने इस क्वेश्चन को। तो पहले तो जो आप लोग स्टैटिक पोर्शन जो आप लोग पढ़े हो कि इसका फायदे क्या है, वो स्क्रूटनी में करना कर सकते हो, है ना। लोकल रिप्रेजेंटेशन देता है आपका, है ना। खासकर जो हमारा 90s के बाद से जो लोकल पार्टी जो स्टेट लेवल पे डेवलप हुई और उनका रिप्रेजेंटेशन, लोकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेशन आया, तो जो हमारा राज्यसभा हुआ ना और इनरीच हुआ। पहले क्या था कि सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट, स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट, और जितने भी वहां राज्यसभा में मेंबर है सब कांग्रेस के राइट। तो वन टाइप ऑफ व्यू था। लेकिन अभी क्या है कि डाइवर्स टाइप ऑफ व्यू है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जो है लोकल पॉलिटिकल पार्टीज। और सिर्फ ऐसा नहीं किसी एक दो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज में, सीधे लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर एरिया में लोकल आपका पार्टीज है। यूपी बिहार देख लो, चाहे तमिलनाडु देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, तेलंगाना देख लो, आप लोकल पार्टी है यहाँ पर राइट। इनका रिप्रेजेंटेशन जब जाता है तब जाके जो राज्यसभा है बहुत और मोर इंक्लूसिव मैनर में इनरिचमेंट इसका हुआ है। प्लस जो एक और है जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं अलग अलग डाइवर्स फील्ड से आते हैं, वो भी और कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट लिखने के बाद रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो आप। जीएसटी बिल में मैंने डिस्कस किया था कि जीएसटी बिल में क्या होता है, जब सुषमा स्वराज जब वहां पे पिछले यूपीए गवर्नमेंट में जब वो वहां की लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, वहां से लोकसभा से बिल पास होकर जब राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल भेजा, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, उन्होंने कुछ उसको स्क्रूटनी किया एंड वो करके उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और जो वापस जब बिल अमेंड करके अमेंडेड बिल पास होकर राज्यसभा से वापस आपके लोकसभा में गया था, तो इसकी बहुत प्रेज हुआ था। किसका? जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी जो हमारा राज्यसभा का थी, उसको बहुत प्रेज हुआ था। तो इस सिग्निफिकेंस में एक दो को एग्जांपल दे सकते हो रिसेंट में जिसमें राज्यसभा का मेजर रोल रहा हो, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको लिख करके आप लोग इस आंसर को पूरा कर सकते थे। ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन टफ नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेप आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन? ठीक है ना, विच स्टेप रिक्वायर्ड कमीशन, ठीक है ना। डू यू थिंक imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment India, right? तो अभी 2 साल पहले नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड पे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देने की बात हुई थी, और उस पर जो डिबेट था कि देने के फायदे क्या होंगे और चैलेंजेस क्या होंगे, राइट, ये करना था उसमें। तो सेम पॉइंट यहाँ पर भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से मिलेगा तो क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा आपका, बताओ आप लोग। सबसे पहला फायदा ये होगा ना कि जब जैसे अभी क्या है, इस बॉडीज को जो रिकमेंडेशन देता है, एडवाइजरी बॉडीज होती हैं, राइट, ठीक है ना। वहां इनका बिल जाता है तो मे भी बहुत डिस्कशन तो होता है, लेकिन बहुत उस कंसिडरेशन से नहीं होता है। लेकिन अगर इस बॉडी का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कोई रिपोर्ट जाता है, राइट, पार्लियामेंट के अंदर, राइट, तो उस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसको ज्यादा इंफेसाइज मिलेगा, ज्यादा वर्कआउट मिलेगा, ठीक है ना। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी तो इनके पास ज्यादा खुद का पावर रहेगा। जैसे अभी भी पावर था कि सिविल कोर्ट का रहता है, क्वेश्चन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर वीमेन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, केसेस है, राइट। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता तो ये सारे जो पैरामीटर्स अभी है जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का है, वो उसकी वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेंथन हो जाएगा, राइट। लेकिन इसको आप नेगेटिव भी चैलेंज कर, इसके जो अभी भी जो ड्रॉबैक्स हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि
नेशनल कमीशन ऑफ जो हमारा SC का है, ST का है, उसको दे दिया गया, बहुत पहले दे दिया गया था, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम बना ही हुआ है। ऑपरेशन अभी भी होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, जेलों में जितने भी हैं आप मोस्टली आपको जो मार्जिनलाइज सेक्शन के पीपल ज्यादा लोग बंद हैं उसमें, उनके ट्रायल काफी लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, राइट, ठीक है ना। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देके हम सोचें कि अगर वीमेन इंपावरमेंट हो जाएगा तो वो नॉट नेसेसरी है ना। ये अलग बात है कि उनकी अथॉरिटी हाई हो जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा कर सकती है, मोर अथॉरिटेटिव होंगी, मोर असर्टिव होंगी, बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि रिजर्वेशन बिल, अगर अभी तक हमारा बिल पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में 33% का, तो हमको उसको ज्यादा फोकस करना, अगर वीमेन को इंपावर करना है, वीमेन का हमको जो वीमेन की जो रिलेटेड जो क्राइम है, सारे एनसी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट देख लो आप, सारे स्टेट में अगेंस्ट वीमेन क्राइम बढ़ा है, तो हमको कहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना इज मैंडेटरी, दैट इज गुड आइडिया, दैट शुड बी गिवन, बट एक्चुअली हमको अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो वीमेन इंपावरमेंट के हैं, सोशल इंपावरमेंट की बात करें तो एजुकेशनल इंपावर की बात होनी चाहिए, और उसको सिर्फ पॉलिसी बना के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ बना दिया, लेकिन एक तरफ से रेप भी बहुत ज्यादा हो रहा है चारों तरफ से, और रेप ऐसा नहीं कि हीनियस रेप हो रहा है, प्लस रेप तो हो गया चलो ठीक है, कहीं अननोन हो गया, किसी क्रिमिनल ने कर दिया, किसी ने पागल माइंडेड आदमी ने कर दिया, उसके जस्टिस डिलीवरी में, निर्भया केस को जस्टिस पाने के लिए वीमेन को कैसा लग गया, 8 साल लग गया, और उसको बहुत पॉपुलराइज, बहुत मीडिया सपोर्ट मिला तब जाके मिल पाया, बाकी तो कितने केस ऐसे दब गए। अभी हाथरस केस में क्या हुआ, काफी लंबे लेवल पॉलिटिसाइज किया गया, यहाँ तक कि उसके केस रजिस्टर्ड होने में, FIR रजिस्टर्ड होने में काफी दिन लग गए। अभी जो बदायूं केस आया उसमें, तो क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अगर हम SC/ST जो की बात करें, जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST एक्ट जो है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो अभी जो हमारी हाथरस केस की जो गर्ल्स थी वो भी तो ऐसी है, उसको क्या मैंडेट मिला, नेशनल कमीशन ऑफ जो है शेड्यूल कास्ट का जो है बॉडी, उसने क्या रोल अभी क्या किया है बताओ। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखोगे, बट मोर ऑन आपको दिखाना है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमको रियल में वीमेन इंपावरमेंट करना है, तो वीमेन सिक्योरिटी के लिए हमको स्पेशल सेल करना पड़ेगा, वीमेन के सोशल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक सोशल डेवलपमेंट की बात कर लो आप, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट का नंबर 5 आया है, जो हमारा नेशनल जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जो पोषण अभियान है, उसमें वीमेन का जो स्टेटस अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो करना था, इंस्पाइट ऑफ डिप्लॉइंग 3 स्पेशल कमिटीज, है ना, कि इसको सक्सेस बनाया जाएगा। वो एनीमिया का रिपोर्ट अभी देखो, अभी एनीमिया जो कहा जनरली चिल्ड्रन ऑफ वुमेन पाया था, उसका भी और क्या और इंक्रीज किया पिछले 5 सालों में, 2015-16 से लेकर अभी तक। तो ये सारे एग्जांपल दोगे काउंटर में, और फिर लिखोगे नहीं स्टिल ये रेलेवेंस अच्छा है, एक गुड आइडिया है, बट वो भी होना चाहिए एनालिसिस के बाद कंक्लूजन वाले में, कि रियल में वीमेन पावर करना है, उनको जस्टिस देना है, जेंडर जस्टिस देना है। SDG का जो गोल नंबर जो 3 है, जो है वीमेन जेंडर इक्वलिटी, गोल नंबर 4 है, उसको अचीव करना है। सो वी हैव टू वर्क इन अ होलिस्टिक मैनर, नॉट ओनली ए पर्टिकुलर मैनर, ठीक है ना, क्लियर। इस टॉपिक पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना बड़ा है इसका। वॉइस नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू है। मेंटलिटी इंप्रूव होने की भी बिहेवियरल एस्पेक्ट, वेरी नाइस, बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो मेरे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी हमने कुछ दिन पहले आई थिंक फ्राइडे को मैंने एक केस डिस्कस किया था, कि जो वीमेन के जो खप पंचायत ने दो लड़के लड़की जो प्यार कर रहे थे, और जो उसका कजिन ने उनको फैसिलिटेट किया था भागने इलोप होने में, जब वापस 4-6 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आए, तो उनको 1991 में ही उनको मर्डर कर दिया गया था खप पंचायत ने। लेकिन जस्टिस कब मिला है? 2020 में उनको मिला अभी। और जस्टिस मिला क्या है उनको? बेल जो 11 जो खप पंचायत के जो लोग थे जिन्होंने मर्डर करवाया था, खप मेंबर थे, वो लोगों को हेल्थ के बिहार पे उन्होंने ये बोला कि हमको रिलीज कर दिया, हमारा हेल्थ खराब हो रहा है। तो उनको 11 साल बाद भी अभी भी उनका कोई बहुत रियल जस्टिस नहीं मिल पाया उन बच्चों को। मतलब 11 साल बोल रहा हूँ, 28 साल हो गया। 1992 में वो इंसिडेंट हुआ था। अभी जस्ट अभी फ्राइडे का न्यूज है, मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो इंटरनेशनल प्लेस के अगला वाला नेक्स्ट पेज आता है, उसमें साइड में छोटा सा कॉलम में था। तो अगर वीमेन इंपावरमेंट है, राइट, वीमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड आइडिया, बट हमको अदर एंगल पे बात करना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारे लेवल पे। बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, उसको भी बिहेवियरल पे, उसको गवर्नमेंट को मोबिलाइजेशन करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने अभी हमारे प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मोबिलाइजेशन किया था। तो मोबिलाइजेशन तो कर दिया था, 1-2 साल उसके अच्छे रिजल्ट भी आए थे, बट अभी जो है वीमेन का लेकर, अभी जो करंट पिछले 3-4 सालों में वो भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको अपने आंसर में ये एस्पेक्ट ऐड करना था बहुत सिस्टमेटिकली मैनर में। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। Question number 16. The incidence
and intensity of poverty are more important in determining poverty based on the income alone. अच्छा देखो बहुत अच्छा मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है इसका आप लोग को और यस सर, ये करवाया है, राइटिंग में भी है। मैं बताऊंगा पहले फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ आप लोग को। आई थिंक सबको क्वेश्चन तो विजुअल हो रहा है ना? यस सर। वेरी नाइस, तब तो ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ये वर्ड पकड़ो, द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी मतलब पॉवर्टी का इंपैक्ट, उसका इंसिडेंस, एंड पॉवर्टी इटसेल्फ का जो इंटेंसिटी, वो आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी। इनकम बेस्ड जो पॉवर्टी डिसाइड करते हैं कि इतने कमाएंगे तो आप पुअर रहेंगे, इतने कमाएंगे तो अपर लेवल पे जाएंगे, नॉन पुअर हो जाएंगे आप, उससे ज्यादा जो पॉवर्टी का जो इंपैक्ट पड़ता है, इंसिडेंस है जो उसका है, खासकर अभी जो मॉलन्यूट्रिशन के केस में अभी हमने क्वेश्चन करवाया था कि लास्ट 15 ईयर में मतलब 2005-6 तक लिबरेशन के बाद से इंडिया ने अपनी या 2005-6 से 4-5 से लेकर 2015-16 तक इंडिया ने अपनी पॉवर्टी को हाफ कर लिया है, लेकिन मॉलन्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है और एक्सरबेट हुआ है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था। अगर इनकम बेस हम देखें कि हमने पॉवर्टी को रिड्यूस कर दिया है, तो जो हमारा जो मॉलन्यूट्रिशन है, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो 3 डायमेंशन होते हैं ना आपके 3, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि सारे मैंने इसको डिटेल लिखा हुआ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो 3 डायमेंशन होते हैं आपके, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेसिबिलिटी, जो फ्लोर, जो सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्लोर आपके एरिया होना चाहिए आपके पास, आपका ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, आपके पास सैनिटेशन होना चाहिए, आपकी कुकिंग होना चाहिए, आपके पास एसेट होना चाहिए, ये उसके पैरामीटर, थर्ड वाला पैरामीटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो सिर्फ अगर हम ये बोलें कि एक लेवल आप हम इनकम रोल डिसाइड करें कि इतना इनकम ही आपके लिए सफिशिएंट है पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए, दैट इज नॉट ट्रू, है ना? चाहे एक्सेसिबिलिटी, हाल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अभी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल लिखो। अभी भी रियलिटी ये है कि काफी गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, और जिसके इम्पैक्ट ये है कि जियो होने के बावजूद भी, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ने के बावजूद भी, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काफी ये डिजिटल डिवाइड बना हुआ है, एक वो भी लिख सकते हो। प्लस गवर्नमेंट की स्कीम भी हो रहा है, आप लिख सकते हो उसमें कि गवर्नमेंट ये स्कीम भी ले रही है, स्कीम भी लाई है, तो उसके दोनों चैलेंजेस में और गवर्नमेंट स्टेप में और वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए आपको। अब इसमें पूछा हुआ है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो आप देखो, जो अभी यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया था उसमें कुछ पैरामीटर्स आए हुए हैं, मैंने नोट डाउन किया है। अभी जो है पूरे दुनिया में 1.33 बिलियन जो है लोग, पीपल अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जो हमारे पैरामीटर्स है उसमें उससे सफर कर रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा बर्डन किसे पड़ता है? चिल्ड्रन पे, क्योंकि चिल्ड्रन इस सारी चीजों में, एजुकेशन में, हेल्थ पे अगर पॉवर्टी होती है तो उनका एजुकेशन सही नहीं मिलता, उनका हेल्थ केयर ढंग से नहीं होता, चाइल्ड मोर्टालिटी बढ़ जाती है, चाइल्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट रह जाता है, उनको नहीं मिलता है, ठीक ना। और खासकर ये जो पैरामीटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, है ना, क्लीन वाटर, क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं मिल पाता, और नहीं मिलता तो उसका इंसिडेंस किस पे जाता है? बच्चों पे सब ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारा करके उसको डिस्कस करना था आप लोग। और जो डेटा दिया हुआ है आपको, डेटा दिखाना था पिछले 2000 से 2019 के बीच में, 65 कंट्रीज आउट ऑफ 75 कंट्रीज में एमपीआई में, जो है एमपीआई में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, बट स्टिल प्रॉब्लम इज प्रिवेलिंग बना हुआ है जो है अभी भी। और मोस्टली जो है, जो आउट ऑफ 1.3 बिलियन जो है, जो एमपीआई के जो सफर पीपुल हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, उसमें जो है 84.3% जो है इसका टोटल का, वो सब सहारन में और साउथ एशिया में है। और साउथ एशिया में इंडिया में कभी नंबर बहुत हाई, राइट। तो ये जो डेटा है ये तीनों डेटा दिखाना था, और उस पे डेटा दिखाने के बाद, जो कंसर्न डेटा दिखाने के बाद आपको ये डिस्कस करना था कि अभी गवर्नमेंट किस हर पर्टिकुलर चीज पे, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी पे गवर्नमेंट की स्कीम दिखा सकते हो, कुकिंग फ्यूल पे आपका उज्ज्वला योजना दिखा सकते हो, चाइल्ड मोर्टालिटी को दूर करने के लिए या मॉलन्यूट्रिशन दूर करने के लिए गवर्नमेंट का जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन दिखा सकते हो, राइट। तो वे आउट में दिखा सकते हो, और फर्दर क्या करना चाहिए डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए, मॉलन्यूट्रिशन एस्पेक्ट को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबिलिटी दूर करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पे देख सकते हो, जल से नल अभियान वाला डिस्कस कर सकते हो। जल से नल अभियान का क्वेश्चन आज एक आया मेन पे, GS3 में आया हुआ है। तो ये सारे पैरामीटर पे जो इश्यूज है गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन की ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट की, वो पहले लिख दोगे 4-5 पैरामीटर पे, प्लस उसको टैकल करने के लिए इंडिया में क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है उसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ना इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, और नेगेटिव जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस, उस पे वे आउट। क्लियर? आगे चलें, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, काफी अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन। माइक्रो फाइनेंस समझ रहे हो ना? माइक्रो फाइनेंस
एसएचजी में ना लोग छोटे छोटे होते हैं, या तो वहां पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, छोटा लोन लेते हैं, और या सभी लोग जो वहां पे वीमेन होती हैं आपस में मिलकर एक अपना एसएचजी को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, कुछ फंड इकट्ठा करती हैं और उसे छोटा सा बिजनेस चालू करती हैं, राइट। तो ये वाला एस्पेक्ट है। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, डिस्कस करता हूँ। माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन, पहली बात एसेट क्रिएशन, ठीक है ना। सेकंड, इनकम सिक्योरिटी। दो बातें हैं इस पे आपको डिस्कस, एसेट क्रिएशन, इनकम सिक्योरिटी ऑफ रूरल पुअर इन इंडिया। और रूरल पुअर की बात करें, एसएचजी की बात करें, माइक्रो फाइनेंस की बात करें, तो मोस्टली चला जाता है वीमेन की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मेन क्या है, रूरल से माइग्रेट करके वो चले जाते हैं अर्बन में, जॉब कर लेते हैं, वो भी अभी कंडीशन प्रिवेल है। और उसका रिलेटेड आपका आप लोगों ने देखा ही, सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहे रूरलाइजेशन, आप एग्रीकल्चर का भी इंपैक्ट उसका आता है, तो वो वाला भी एक एस्पेक्ट है। आगे पढ़ते हैं, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एसएचजी ग्रुप्स इन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब asset creation and income security along with empowering women in rural India। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने इस पे कुछ पॉइंट नोट डाउन किया था, ठीक है। फिर ये मिनी मॉक का है क्वेश्चन। हाँ मैंने करवाया है ये वाला, डायरेक्टली मैंने माइक्रो फाइनेंस नहीं लिखा हुआ, बट एसएचजी पे मैंने क्वेश्चन करवाया है और उसके प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस पे मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो बेसिकली आपको देखो, एक तो प्रॉपर डिफिनेशन लिख दोगे, अपने व्यू लिख दोगे, प्लस जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम है, वो नाबार्ड का है, वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। प्लस 1999 गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी, उसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। बाद में 2011 में यूपीए के जो सेकंड टर्म, इसी पॉलिसी को नाम करके रख दिया गया था और मोबिलाइज करके नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन करके 2011 में, उसमें एसएचजी का एक काफी अच्छा प्रोविजन था, वो था, ठीक है ना। प्लस इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर वीमेन इंपावरमेंट की बात करें। सबसे पहली बात है, वीमेन का जो है जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है, राइट, वो कम होगा। इकोनॉमिक खुद का सेल्फ एम्पावरमेंट होगा तो सेल्फ जो है ना, उनका सोशल जो एस्पेक्ट है, बिलोंगिंगनेस, वो फुलफिल होगा। जेंडर जो इक्वलिटी का प्रॉब्लम होता है, राइट, जेंडर इनइक्वलिटी का, वो भी दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना। और अगर जो एसएसजी हैं, ये अगर अच्छे से काम करते रहते हैं, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, तो ये एक तरह से प्रेशर ग्रुप भी काम करते हैं, राइट। ये एसएसजी मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ 4 ही 6 लोग हैं, काफी बड़े लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। जैसे मतलब सेवा हो गया, सेवा से इंडिया में 1970s में आपका जो सेवा SEW, उसका नाम था क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। अगर ये बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये तो एक तरह से प्रेशर ग्रुप भी के तौर पे काम करते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई बिजनेस ही काम करते हैं, ये आपके स्कूल चिल्ड्रन के वेलफेयर में भी कुछ वर्कआउट करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, राइट, करके इसमें, राइट, उसको उससे जो फीस आती है दे शेयर अमंग देम, राइट, या मोबिलाइजेशन करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, NRLM का दे सकते हो, बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, कदुम्बाश्री का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका केरला का, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको लिख के प्लस रिसेंट एग्जांपल में दे सकते हो। और ये सारी बातें लिख के लास्ट में वे आउट में जरूर लिखोगे, या कंक्लूजन से पहले जो आप एनालिसिस करोगे उसमें जरूर लिखोगे कि ये कैसे आपको इनकम सिक्योरिटी एंड आपका जो एसेट क्रिएशन में कैसे करते हैं। तो एसेट क्रिएशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही घर का एसेट क्रिएशन, अगर स्कूल बन रहा है तो भी एक एसेट क्रिएशन हुआ आपका, राइट ना, क्लियर। बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के लिए कुछ समथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कमिंग टू द एसेट क्रिएशन। फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन अगेन पार्ट ऑफ द एसेट क्रिएशन, राइट, हाँ, क्योंकि वो पैसे जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपका मनी क्या होता है, एक मनी जनरेट होता है रूरल इंडिया में, और रूरल इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप कहेंगे, बताओ, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम डिजायर्ड है कंट्री का, वो नहीं पाने का पीछे सबसे बड़ा क्या रहना है कि हमारा रूरल डिमांड उतना नहीं है जितना हमको होना चाहिए। और सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया में रूरल डिमांड को बढ़ाना होगा। रूरल डिमांड, इंडिया में रूरल डिमांड की कमी है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जब होंगे और जो बैंकिंग में पैसा जमा करेंगे और फिर रोटेट होगा बैंकिंग सिस्टम में, जब इनके द्वारा क्रिएटेड मनी आएगा, जो फाइनेंशियल एसेट जो क्रिएट करेंगे, और जब वो सिस्टम में आएगा, दैट विल क्रिएट ए साइकिल, और फिर रूरल डिमांड क्रिएट होगा। तो रूरल जब डिमांड क्रिएट, अगेन फर्दर क्रिएशन ऑफ द रूरल एसेट, ठीक है ना, या एसेट क्रिएशन कर सकते हैं, राइट। ये और इनकम स्टेबिलिटी, इनका वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इकोनॉमिक इंपावरमेंट, फिर उससे वुमेन सोशल हॉस्पिटल बनाएंगे लोग, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो हॉस्पिटल आपका उस पे हो जाएगा। कदुम्बाश्री का सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो। महाराष्ट्र में एक और महाराष्ट्र का नाम है, उसका शॉर्ट नाम है माविम, AVIM। तो उनका नाम महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास करके है, वो बहुत काफी बड़े लेवल पे काम करती है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स देना होगा, और दोनों एग्जांपल दिखाओगे कि पिछले सालों में ये कैसे एसेट क्रिएशन में और वीमेन इंपावरमेंट प्लस इकोनॉमिक सिक्योरिटी में इन द रूरल पुअर्स के लिए ये कैसे स्टेब्लिश किया, ये सारा करके आपको एग्जांपल देना। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 18,
education policy, national education policy 2020 is in conformity with sustainable development goal 4, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोल नंबर 4 क्या है, हमारा एसडीजी 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और उसका डिटेल में अगर उसको देखा तो उसका होता है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड प्रमोट क्या कहता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये आपका एसडीजी 4 है, राइट। तो अभी जो हमारे जितने पैरामीटर्स आए हैं, बेस जो मेजर जो पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए था, प्लस उसका बेनिफिट्स क्या होंगे, उसमें अभी भी स्टिल चैलेंजेस क्या है उस पे लिखोगे, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल एग्जाम में बोला है। तो अभी पहले ये तो एसडीजी 4 को डिस्कस करोगे, प्लस एसडीजी 4 का जो एस्पेक्ट है वो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे कवर करती है, स्टिल अभी कंट्री में इसकी नीड क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नीड क्यों होती, प्रॉब्लम अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को कुछ हाईलाइट करोगे, प्लस जो बिल का प्रोविजन है, जैसे मान लो बिल में सबसे बड़ी बात ये की गई है कि 6% ऑफ जीडीपी हम ओवर द लॉन्ग पीरियड में करेंगे। 6% है ना, अभी कितना 1% के आसपास है, लेकिन अब इस बिल कहता है कि हम 6% करेंगे लॉन्ग टर्म में। हम कंट्री को बनाना चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम 6% जीडीपी की इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में। कोई डिफाइन भी नहीं होगा कि 10 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल बाद। तो अगर इकोनॉमिक, अगर खासकर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टाइम के बाद होगा, एक वक्त के बाद होगा, तब तक अदर कंट्री जो है ना, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेवलपिंग कंट्री के डिफिनेशन बदल जाएंगे, राइट ना। तो ये डिफाइन होना चाहिए और क्लियर पैरामीटर होना चाहिए क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को, कि ये 6% ऑफ जीडीपी कब तक, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम लोकल लैंग्वेज लेके आएंगे, एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा वर्ल्ड लेवल का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, राइट ना। तो उसमें प्रॉपर बैलेंस कैसे होगा। एक तरफ आप टीचर टीचिंग ट्रेनिंग की बात की गई, वेरी नाइस, अच्छी बात है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात उसमें की गई, ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन आप एक तरफ से बोल रहे हो कि हम गवर्नमेंट जो फंडेड है 6% करेंगे, बट साइड के साइड हमारा क्या हो रहा है, अभी हमने एजुकेशन ऑफ इमिनेंस हमने सेटअप किया है, जिसमें 10 पीएसयू के होंगे, गवर्नमेंट फंडेड होंगे, और 10 प्राइवेट है। तो एक्चुअली हम 10 कौन है, ये तो प्राइवेट सेक्टर का है, राइट ना। प्राइवेट सेक्टर मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो दोनों पॉइंट को डिस्कस करें, क्योंकि बोला क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के। तो सबसे पहले एसडीजी 4 लिख दोगे आप इस क्वेश्चन में, इस बिल के प्रोविजन लिख दोगे, इस अभी करंट जो स्टडी जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको इश्यूज मेन चैलेंज लिख दोगे, प्लस जो प्रोविजन कैसे उस चैलेंज को कटर कर रहा है, स्टिल इसके बावजूद जो पॉलिसी बनाई गई इसमें चैलेंजेस क्या है, उसको लिख के अपना वाइंड अप करोगे इस आंसर को, राइट। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसको अभी किसी न्यूज़पेपर मैगजीन में न, किसी कोचिंग वाले ने किसी मैगजीन में कहीं कवर नहीं है, और कवर इसलिए नहीं है कि अभी से बातें बहुत हुई हैं, खासकर जो एक्सपर्ट, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों ने अभी ये प्रपोजल रखा हुआ है कि इंडिया को जो है इस पे जो है, जो चूंकि अभी हम आरसीपी से बाहर हो गए हैं, राइट, और हमारे इस स्पेसिफिक एरिया में जो है जो क्या कहते हैं, जो राइजिंग चाइना, रेजिडेंट सप्लाई चेन, हाँ जो राइजिंग चाइना है, राइट। तो क्या क्वाड जो है सिर्फ मिलिट्री अलायंस करके या मिलिट्री लेवल पे क्या हम चाइना को दबा सकते हैं, जिसमें चाइना क्या है, चाइना मिलिट्री भी बहुत ग्रो किया है, इकोनॉमिकली भी ग्रोथ किया है, उसके वर्ल्ड के ऑलमोस्ट जितने कंट्रीज हैं सबसे उसका ट्रेड सरप्लस है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे होगा कि डेप्ट ट्रैप पॉलिसी भी उसकी चल रही है, राइट ना, और बहुत अपने डोमिनेंस है रीजन, साउथ एशिया रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में उसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या उसको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ट्राई करके हम क्वाड बना के डील कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज एम्बिशन टू बिकम हैव अ लीडिंग प्लेस इन दिस रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में, जबकि इंडिया खुद ही इकोनॉमी बहुत हर्डल में कर रही है, राइट। तो इस दिस कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्वाड है इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही अच्छा स्टूडेंट लिख पाएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, ये सिर्फ कॉमन सेंस की बातें हैं। जो आईआर में जो रीजनल इश्यूज को जानेगा और इंडिया के इकोनॉमिक और मिलिट्री इश्यूज को जानेगा, इंडिया और यूएस की जो रोल है, जो यूएस इंडिया को प्रमोट कर रहा है कि इंडो पैसिफिक जोन में, पहले एशिया पैसिफिक जोन था, अब उसको बोला जा रहा है इंडो पैसिफिक जोन, इंडिया को जो प्रमोट कर रहा है यूएस का, तो इसमें क्या रोल हो सकता है। तो इसको मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, उस डेटा को ही लिखना था अभी इस आंसर में, डेटा को लिख के सब्सटेंशिएट करना था कि यस एक अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी बहुत हुई है, और एक हमारा इंडो यूएस करके हमारा एक डील होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जस्ट होल्ड करिए, एक बार पेज खोल लेता हूँ। हाँ, ढेर सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है।
इंडिया जो यूएस इंडिया जो होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम होता है, तो इंडिया की तरफ जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कुछ अपने आइडिया दिए थे, कुछ दिया था कि क्वाड में क्या है, अपार्ट फ्रॉम जो मिलिट्री डायलॉग के बिहाफ पे हमको एक फ्री ट्रेड जो है पार्टनरशिप करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, एफटीए करना चाहिए, और ट्रेड में और डिप्लोमेटिक टाई और लेवल पे बढ़ाना चाहिए। ये चीजें कुछ डेटा दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये न्यूज बताएं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया, और ये इसे इधर इन बिटवीन ये पिछले 3-4 महीनों में द हिंदू में तो मुझे कहीं आर्टिकल नहीं मिला, बट फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा से मिला था, वहीं से मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। अभी करंट स्टेटस देखिए कि इंडिया को एफटीए के क्या क्या सिनारियो की एफटीए करना चाहिए उस पे है। तो अभी इंडिया के चारों जो कंट्री क्वाड कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो सबसे पहली बात इनका ये है कि सब लाइक माइंडेड कंट्रीज है। लाइक माइंडेड, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट था, उसका ओरिजिन अभी भी है, न्यू लिबरल इकोनॉमी का उनके इम्पैक्ट है, लिबरलाइजेशन हुआ है, न्यू इकोनॉमी जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है वो वहां पे भी काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन या मार्केट फोर्सेस आप सप्लाई डिमांड वहां पर भी काम कर रहा है, लेकिन काफी रेगुलेटेड है, क्योंकि उसका जो ओरिजिन हुआ है वो कम्युनिज्म से उसका ओरिजिन है, राइट। बट ये जो चारों कंट्रीज है, इंडिया हो गया, यूएस, इंडिया यूएस मेजर डेमोक्रेसी है दुनिया कंट्री की, राइट। ऑस्ट्रेलिया का भी वही थीम है, जापान का भी वही थीम है। तो पहली बात ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, राइट। सबसे पहली बात है, अगर अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री टाइज, अगर इकोनॉमिक टाइज की बात करें, और चाइना से कंपेयर करो, चाइना क्या है, इकोनॉमिक डोमिनेंस है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं होता किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, राइट। अब एक इकोनॉमिक वो डोमिनेंस करता है, सबके साथ ट्रेड सरप्लस है उसका। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि सबसे पहले ऑल कंट्रीज हैव फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इथॉस, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज, प्लस ये चारों कंट्री का देख लिया जाए, अगर पॉपुलेशन देख लिया जाए तो 1.8 बिलियन है, मतलब ऐसे में 700 बिलियन आपके 7 बिलियन के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो 1.8 मतलब ऑलमोस्ट 1/4 है ना, 25% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो जो मार्केट की बात करें, अगर हम कंजम्पशन की बात करें, तो एक तो पहली बात पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 30 ट्रिलियन दुनिया का जितने ट्रेड होता है इनके इन चारों कंट्री के बीच, उसका 30% सिर्फ ये चार कंट्रीज के बीच ही है, राइट। तो इसका भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। अपने आप को जो मिलिट्री ट्राई को ये दे कैन ट्रांसफर इनटू ट्रेड ब्लॉक में करने का अपॉर्चुनिटी बड़ी है, ठीक है ना। इन कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है, अभी तक 2018 का जो ट्रेड था 440 बिलियन का था, 440 बिलियन का ट्रेड था, जो कि और भी अभी और बढ़ने की उम्मीद है, राइट। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक टाई होने का, ट्रेड एफटीए होने का, कि जो अभी एक चार कंट्री के जो एक टेलीकम्युनिकेशन हुआ था हमारे रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, चारों कंट्रीज के बीच में, उसमें ये डिस्कस किया गया था कि पोस्ट कोविड जो खासकर इकोनॉमिक जो बर्डन आया है सारे कंट्रीज पे आया है, खासकर एम्प्लॉयमेंट का हुआ, इकोनॉमिक रीजन रिकवरी की बात हो रही है। तो इन्होंने ये सारे क्वाड मेंबर ने डिस्कस किया है कि हम इस जो इकोनॉमिक चीज इसको कैसे हम एक साथ मिलकर कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो अभी तो ये था कि सब ये सारा जो मैंने डेटा दिया था ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और अब उसकी नीड भी अराइज हो रही है, स्पेसिफिकली इन सिचुएशन वेयर चाइना इज राइडिंग एट ऑल लेवल, एंड चाइना राइजिंग तो ठीक है, राइज करो, बट उसका जो हेजोमनी है, जो उसका इकोनॉमिक जो डेब्ट ट्रैप है, जो इकोनॉमिक हर्डल्स क्रिएट कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में एंड डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, राइट, उसको देखते हुए ये ग्रेट सिचुएशन है। और इतना पोटेंशियल है कि हमारे पास 1/4 ऑफ पॉपुलेशन है, हम 30 ट्रिलियन का जीडीपी हमारे पास है, हमारे पास 440 बिलियन का हमारा आपस में जो ट्रेड होता है इसको और बढ़ा सकते हैं, और सिचुएशन ऑलरेडी रैपिंग अप फॉर इन फेवर ऑफ अस, राइट। तो ये सारे डेटा देना था आपको। प्लस अभी जो रिसेंट में आप दे सकते थे कि रिसेंटली जो यूएस इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हुई थी, उस पे ये भी एस्पेक्ट डिस्कस किया गया था कि डिस्कस नहीं बल्कि उस पे वो ना रिकमेंडेशन है, वहां के जो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका रिकमेंडेशन है कि इंडिया मस्ट गो या क्वाड मस्ट गो फॉर द ट्रेड टाइज, है ना, एफटीए की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट लिख के आपको दिखाना था इस आंसर में, और आप एनालिसिस, और इस ये क्वेश्चन है कि 250 नंबर में अगर इसका मतलब 150 भी वर्ड आप लिख दोगे तो आपको अच्छे फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को डील करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होगी, अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि ना सिनारियो नहीं पता और सिनारियो कनेक्ट करने में, राइट, स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को डील करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है। अच्छा, एक और है, एक और प्रॉब्लम है, चाइना में जितनी कंट्रीज हैं, खासकर जो यूएस की जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर व्हाट, चाइना +1 स्ट्रेटजी। मैंने कल इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में बना के दिया, पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया, राइट ना, चाइना +1 स्ट्रेटजी। तो वो भी की उम्मीद है, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया में क्या चीप लेबर मिलेंगे, है ना, गवर्नमेंट खुद ही ट्राई कर रही है कि हमारे यहाँ पे ये वो आए क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट हब हो, मेक इन इंडिया हो ना, मैन्युफैक्चरिंग हब हो,
तो ये अगर स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया तो ये भी एक है कि जो चाइनीज कंपनी जो वहां पर इश्यूज क्रिएट हो रहा है उनके लिए, वो मल्टीपल एस्पेक्ट है, उसको मैं उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, कि चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटजी है वो भी इंडिया के फेवर में है, और जो क्वाड बनेगा और एफटीए होगा तो वो इंडिया के फेवर में ही होगा एक्चुअली, राइट ना। ये सारे पॉइंट ऐड करने थे जो मैंने रिसेंट जो यूएस जो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की था, ये सारा एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल बात कर सकते थे, और नीड अराइज हो रहा है उसको आप डिस्कस कर सकते थे। ये सारे पॉइंट जब ऐड करोगे अपने आंसर में और एक अच्छा अलाइनमेंट मेंटेन करोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे स्टूडेंट को 15 नंबर में से आई थिंक 5 नंबर भी गेन करना बहुत मुश्किल होगा। इस क्वेश्चन में आप 8, 9, 10 नंबर भी गेन कर सकते हो अगर ये सारे पॉइंट अपने आंसर में ऐड कर दिया तो। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन भी बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई लाइक दैट क्वेश्चन। आईआर क्वेश्चन मुझे खुद ही बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उसमें एनालिसिस बहुत होता है। What is the significance of Indo-US defense deal over Indo-Russia defense deal? पहली बात देखो, अच्छा समझो, क्योंकि इंडिया का डिफेंस डील क्या है, रसिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, और रसिया के साथ हमारे साथ सबसे बड़ा फेवर क्या है कि रसिया हमारा शुरू से ही, एक समय था जब यूएस हमसे बहुत जलता था, राइट, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर, ठीक है, वो काफी वहां के स्कॉलर बहुत क्रिटिसिज्म करते थे इंडिया की, कि नेहरू की खास करके, नेहरू दोनों पोल से बेनिफिट लेना चाह रहा है, ही डू नॉट वांट टू एक तरफ नहीं आना चाह रहा है, इस तरह से कर, राइट। उसमें एक स्टेटमेंट भी ये दिया जाता है कि देयर वाज अ टाइम टू स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज नाउ हैज बिकमिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप नाउअडेज। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के। विद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील, ठीक है, ओवर इंडो रसिया डिफेंस डील, सिग्निफिकेंस बताइए। सेकंड क्या है, डिस्कस विद द रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। टू कॉन्टेक्स्ट है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आई लाइक दैट दिस क्वेश्चन, बहुत मजे से, बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन। चलो पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना, अगर पहला पॉइंट डिस्कस करता हूं, इंडो यूएस डिफेंस डील एंड इंडो रसिया डिफेंस डील। तो इंडो यूएस की तरफ पहला बेनिफिट ये है, पहला पॉइंट ये है कि एक टाइम ऐसा था, दोनों स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज थे, नाउ दे हैव बिकम द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन डिफेंस। पहली बात, कॉमन इंडिया यूएस का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और डिफेंस में यूएस इंडिया को बहुत पुश कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, और इन ऑल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, चाहे सप्लाई, अभी देखो 2 ड्रोन आए थे ना, जो चाइना को काउंटर करने के लिए, जो हमारा अंडर वाटर जो सर्वेलेंस के लिए, राइट, उसका क्या नाम था, मैंने आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं बताऊं, मुझे याद है, बताऊं आप लोग मुझे बताइए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, जो लीज पे आया था, अभी मैं सैटरडे को फ्राइडे को मैं न्यूज में डिस्कस किया था इसको, ठीक है ना, सी गार्डियन, हाँ सी गार्डियन, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखो पहली बात तो ये है, सेकेंड एस्पेक्ट है, अगर आइडियोलॉजी की बात करें, कंट्री की जो इथॉस है, जो कंट्री का जो आइडियोलॉजिकल थॉट है, उसकी बात करें, इंडिया यूएस दुनिया की सबसे 2 बड़े मैच्योर्ड एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। लेकिन रसिया की बात करें तो रसिया क्या, हमारा रसिया कम्युनिज्म का थॉट है ना, कम्युनिज्म से वहां से यूएसएसआर का कम्युनिज्म का थॉट है, वहां से वो एराइज हुआ, राइट। तो पहला सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आप लोग दिख गया, राइट। सेकेंड पॉइंट है इंडिया चाइना या इंडिया यूएस चाइना, दोनों का ना कॉन्फ्रंट, चाइना से इंडिया का भी सेम प्रॉब्लम है रीजनल लेवल पे, और जो है प्रॉब्लम है, और यूएस का भी कॉन्फ्रंटेशन से इक्वल लेवल का प्रॉब्लम है यूएस से, सॉरी चाइना से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया यूएस का क्लोजनेस बहुत जरूरी है। आप चाणक्य नीति पढ़े हो ना, कि हमारा दुश्मन और हमारे दोस्त का दुश्मन अगर है, एक सेम है, तो जैसे मान लो मैं ए हूं और यूएस बी हो गया, और सी है, दोनों का दुश्मन है, तो ऑटोमेटिकली हमारे ए और सी में दोस्ती हो जाती है, राइट ना। तो ये तो वो एस्पेक्ट है, ठीक है। रशिया भी चाइना को इक्विपमेंट, मतलब हमें वही डिस्कस करना। अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, इंडिया रसिया चाइना एंड पाकिस्तान के टाई आपस में बड़े क्लोजनेस बढ़ा, राइट। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो रसिया में जो ऑयल का है, राइट, 4 आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, 3 to 4 बिलियन का जो है एनर्जी डील हुआ है, राइट, एनर्जी पाइपलाइन का डील हुआ है, राइट। तो वो एक है, दोनों में डिफेंस टाई भी क्लोजनेस हो रहा है, और आपको जो रसिया पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना का, तीनों का मिलिट्री अलायंस का भी जो है उसमें एस्पेक्ट क्लोजनेस आपने न्यूज में पढ़ा, राइट। तो इसको देखते हुए प्लस रसिया चाइना का जो इंक्रीजिंग रीजनल हेजोमनी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री में भी चाइना बहुत ग्रो कर रहा है, राइट। स्पेस के जो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे लैंड पे जो मिलिट्री की बात करें, प्लस साउथ चाइना सी का इशू आपको पता ही है, राइट ना, ये क्या। और साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी में इंडो पैसिफिक रीजन की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूएस का नवल बेस है यहाँ पर,
जबकि रसिया में नहीं है, और यूएस का नवल बेस्ड होगा, और कभी भी हमारा चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन तो अभी हो ही रहा है, बॉर्डर इशू पे देख रहे हो आप। अगर मेजर लेवल पर कभी एस्केलेट करता है, राइट, तो इस कंडीशन में अगर हमको जल्दी कोई मेरा हेल्प करने वाला होगा तो मेरा यूएस होगा, ना कि रसिया होगा। रसिया को वहां से आते आते में बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि यूएस हमको तुरंत पैसिफिक ओशन से फटाफट हमारे पास आ जाएगा, राइट। और जो नवल बेस है वो हमारे लिए एक फेवर में ही है, जो यूएस का नवल बेस हमारे जो साउथ चाइना सी के पास है, राइट, इंडो पैसिफिक रीजन में ये है। और क्या क्या है और बताओ आप लोग, कुछ आप लोग भी ऐड करो, और क्या क्या बेनिफिट है। मैंने कुछ पॉइंट नोट कर देखता हूँ, और कुछ है और कोई पॉइंट डिस्टेंस वाला रसिया चाइना, ठीक है, मोर टुवर्ड्स आइडियोलॉजिकल बेसिस मैंने डिस्कस कर दिया, यही पॉइंट आपको डिस्कस करने थे। क्वाड, हाँ, रीजनल लेवल इंडो पैसिफिक की बात करें तो क्वाड में रसिया और इंडिया यूएस दोनों है, जबकि रसिया नहीं है। और रसिया नहीं है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि रसिया और चाइना का भी क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, राइट, और दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। रसिया की चाइना का जो बेसिक आइडियोलॉजिकल थॉट है, जो डेमोक्रेसी की बात करें और कम्युनिज्म की बात करें, तो दोनों एक तरफ है, और ये चारों कंट्रीज हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक सेम है ना, इंडिया हो चाहे यूएस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो इस रीजन में इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ये सारे प्लेयर एक आइडियोलॉजी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, दे वर्क ऑन देयर कंट्री वर्क ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए हमारे साथ यूएस के साथ जाने में, और पता है यूएस साथ हमारे पास रहेगा तो यूएस पाकिस्तान को कभी भी प्रेशराइज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ, और अभी देख ही सकते हो आप चाइना के ब्लॉकेज के बावजूद भी, अभी यूएस के प्रेशर के बावजूद भी अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने वहां के जितने जो मिलिटेंट ग्रुप थे, जो टेररिस्ट ग्रुप थे, उनके ऊपर लगाम लगा रखे हैं, राइट, क्लियर है ना, आइडिया क्या ना। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको इस आंसर में लिखना था कि इसलिए हमको यूएस के साथ हमारा डिफेंस जो टाइज है, ऑल्दो कि रसिया हमारा शुरू से ही फ्रेंड रहा है, भाई रहा है, दोस्त रहा है, इसके बावजूद भी अभी करंट सिनेरियो ये है कि हम उसके साथ रखेंगे, S4 वहां से लेंगे, उस पर यूएस का ऑब्जेक्शन रहता ही रहता है, पहली बात तो यही है। तो लेकिन ये सारा पैरामीटर अगर देखें हम, आइडियोलॉजी देखें, डिफेंस टाई देखें, रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात देखें, ये सारे पैरामीटर पे देखें, तो अभी हमारे साथ यूएस के साथ हमारा जो डिफेंस डील है, दैट इज आर गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द रसिया। क्लियर आ गया आपको, राइट, कोई डाउट? नो सर। तो आई थिंक हमने डिस्कशन कर दिया, काफी आइडिया। अब देखो करें क्या, देखो आईआर तो अभी हम लोगों आप लोगों के बैच मैंने कराया नहीं, राइट, लेकिन इसके पहले के जितने क्वेश्चन कराया, चाहे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हो, चाहे और क्वेश्चन हो, स्पीकर पे जो क्वेश्चन आया था, या सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आया था, या इससे पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे आया था, उसको मल्टी से रिलेट करके मैंने बताया था, नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST पे आया था क्वेश्चन, राइट, ये सारे राज्यसभा का मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन भी करवाया आपको, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन करवाया था, पंचायत में डायरेक्टली क्वेश्चन करवाया था आप लोग। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया देखो मैं हीरो हो गया, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो आप मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हो, राइट, आप खुद ही घर पे अभी मेरा एनालिसिस देखो, यहाँ पर इसको करने के बाद आप लोग जस्ट गो एंड थिंक ओवर, एक चाय पियो ठंडे दिमाग से, और सोचो कि जो हम कर रहे हैं और जो मेरे तरफ से जो डिलीवरी है, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे भी इवेल्युएट करो ना। एक्चुअली जो मैं टीचर हूँ तो मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा समथिंग महंत हूँ, मैं आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि अगले साल क्या एग्जाम में होने वाला है। हम दोनों लोग, मैं मतलब फैकल्टी मेंबर एंड यू बोथ नीड टू कोऑपरेट ईच अदर, वी आर नीड टू कोलैबोरेट ईच अदर, एक साथ कोलैबोरेट करें। हम आपको फीडबैक दें, आप मुझे भी फीडबैक दो कि सर ये वाला काम अगर हम लोग करें, या इस प्रोग्राम में, या न्यूज एनालिसिस में कुछ ऐसे करें, या क्वेश्चन राइटिंग में हम लोग कुछ ऐसे करें, या एस्पेक्ट ऐड करें, तो हम लोग मैं नहीं कि मैं टीचर, मेरा कोचिंग बढ़ जाएगा, मेरे पास 500 एडमिशन हो जाएगा, या मैं सिर्फ IAS बन जाऊंगा। हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, राइट, वी ऑल, कि एक कोलैबोरेटिव मैनर में सिर्फ आपको भी काम ना है, हमको भी काम है, और जो आने वाली जनरेशन से जो हमारे आपके जो जूनियर्स आएंगे, जो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे पढ़ने में, हम सब बेनिफिट हो, और हमारा अल्टीमेट जो गोल है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पड़े, ज्यादा लोग सक्सेस हो, ये चीज है। तो एक कोलैबोरेटिव चीजें डेवलप करनी, अपनी खामियों को पहचानना है। मैं आप लोगों को फीडबैक देता हूँ, आप लोग का आंसर चेक करके, और वैसे भी डिस्कस करता रहता हूँ कि आपने ये नहीं पढ़ाई किया, आपने ये नहीं पढ़ाई किया। कोई स्टूडेंट गायब रहता है मेरे से, एक हफ्ते गायब रहता है, तो मेरा कॉल तो पहुंच ही जाता है आप लोग के पास, ये तो पक्का ही है। SMS चलाता है, कोई स्टूडेंट 3-4 दिन आंसर नहीं लिखा तो मैं तुरंत फटाफट SMS करता हूं कि आपने आंसर क्यों नहीं लिखा। तो मेंटरशिप का जो इसेंस है ना, मेंटरशिप का इसेंस ये नहीं कि मैंने ये लेक्चर पढ़ा दिया था, देखो वहां से क्वेश्चन आ गया, मैंने वो क्वेश्चन लिखवा दिया, वो क्वेश्चन आ गया, वो नहीं है। मेंटरशिप का इसेंस ये है ना कि आपको इस कंपटीशन में कितना जिंदा दिल बना के रखता है आपका टीचर, आपको कितना जगा के रखता है,
ये बहुत मैटर करता है। और जब आप खुद ही एक्टिव रहोगे और प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस करोगे, अपने आप को एनालिसिस करोगे, अपने टीचर को एनालिसिस करोगे, और अपने कोर्स करिकुलम जो फॉलो करोगे उसको भी एनालाइज करो, और पॉजिटिव मैनर में अपने मेंटर को, अपने टीचर को फीडबैक दो कि सर ये वाला काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, मैं नहीं, या सर आप नहीं, हम लोग, वी आर। तो आप देखना आपका सक्सेस बहुत दूर नहीं रहेगा। और खुद ही पेपर देख लो। और जो मैंने इतना डिस्कशन किया, ऐसा थोड़ी कि मेरे पास कोई बहुत सुपर नॉलेज है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट आई एम जस्ट लाइक यू और सभी लोग के, आप लोग के बराबर हूँ, जस्ट वैसे ही रियली बिलीव करो, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है। मैंने कभी लाइफ में कोई फाउंडेशन क्लास नहीं करी है, मैंने कभी कोई एक्सपर्ट, मैंने कोई एमए, मेरा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स थोड़ा इंटरेस्ट है, अभी चल रहा है मेरा, वो चल रहा है, इग्नूस चल रहा है अभी वो ना, तो मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग कोलैबोरेटिव अप्रोच करते हैं, ये सीखने की चीज है। हम लोग की जो सुबह वाले पेपर किया, उसमें से 9-10 क्वेश्चन हम लोग देखे कि हम लोग ने जो पढ़ाई किया, मैं कभी नहीं कहूँगा मैंने क्वेश्चन करवा दिया वही क्वेश्चन आ गया। हम लोगों ने जो पढ़ाई किया डायरेक्टली बहुत आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में भी देखे तो हाफ ऑफ द पेपर आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट ना। तो बी कोलैबोरेटिव, थोड़ा जाग के पढ़ाई करो, बी एक्टिव। मैं बार बार कहता हूँ, हर स्टूडेंट के क्वेश्चन में फीडबैक लिखता हूँ कि बी कंसिस्टेंट इनटू योर एफर्ट टुवर्ड्स यूपीएससी, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, 1 घंटे हो गए, ऑल द बेस्ट, आगे मिलते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी वाले का डिस्कशन के मैं आपको वो कर दूंगा, आप लोग को इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। वेलकम।